अस्सलाम वालेकुम जी, मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज़ मच सही आ रही है बेटर आपको? नाउ। अब मच बेटर? बिल्कुल, अब मुझे एयरपॉड्स पे आ आ रही रही है। है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी लग रहा है पता नहीं शायद आई डोंट नो मुझे फ़ोन ही चेंज करना पड़ेगा लग रहा है ऐसे। तो सही है, सही है। थैंक यू अब्बा। थैंक यू सो मच मैडम फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर वेरी बिज़ी लाइफ। आई अंडरस्टैंड योर कमिटमेंट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू द पर्सन हू कनेक्टेड मी टू यू। और मैं कितने अरसे से किसी ऐसे बंदे का वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, इनवाइट करना चाह रही थी, जो एक इस तरह की टॉपिक पे जिस पे बिल्कुल हमें हम कहते हैं ना जानकारी नहीं है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, उस पे बात कर सके, जो खुद उससे गुज़रा भी हो, उसका एक्सपीरियंस भी हो, एट द सेम टाइम वो इतना कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह कि वो उस पे बात भी कर सकता है एज़ अ डॉक्टर। बिल्कुल, इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग इट फॉर्मली 10 बज चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 बज के 1 मिनट पे हम अपना सेशन सेकंड टाइम से कर पा रहे हैं। थैंक्स टू यूके एंड यूएस इंटरनेट कनेक्शंस। वरना पाकिस्तान में बड़ा मुझे मसला आया है। सो मैडम आई रियली वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऑल्दो मैंने आपका इंट्रोडक्शन डाला था, आपकी फोटो डाली थी, पीपल नो यू वेल, लेकिन मैं चाही थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसा कराएं जो हमें नहीं पता, ठीक है? तो प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अम, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई डोंट नो व्हाट्स द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। मेरा नाम हाजरा है। आई एम डॉक्टर हाजरा अली भट्ट। और जब तक एबटाबाद में थी तो बहुत सारे लोग जानते थे। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब बहुत सारे लोग जानते थे। जब वहाँ से निकली तो एक एक दोबारा से अपनी आइडेंटिटी और पहचान बनानी पड़ी। तो आई वाज़ बोर्न इन रावलपिंडी इन पाकिस्तान। मेरे फादर जो हैं वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से थे। और पिंडी में पैदा हुई तो उसके बाद हम एबटाबाद मूव किए। मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी हो एंड ही चोज़ एबटाबाद फॉर दैट रीज़न। एंड आई थिंक दैट वाज़ द बेस्ट चॉइस क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। यू नो द वेदर, द स्कूल्स, द पीपल, द एनवायरनमेंट बहुत क्वाइट, बहुत सेफ उस वक्त एबटाबाद होता था। एंड some of the best experiences in my life to date have always been in Ahmedabad. So I was admitted to Burnhall School in Ahmedabad। और उसका भी रीज़न ये था कि मेरे फादर श्रीनगर से थे और उनका श्रीनगर में स्कूल जो था वो भी बर्नहॉल स्कूल था। तो सम ऑफ यू माइट नो, सम ऑफ यू माइट नॉट नो, बर्नहॉल स्कूल्स वर्ल्ड में 2 हैं, एक श्रीनगर कश्मीर में है और एक एबटाबाद में है। तो अच्छा। मेरे अब्बू के माइंड में ये था कि इन मैंने अपने बच्चों को बर्नहॉल में पढ़ाना है। And that's why we moved to Ahmedabad. And as I said, I think that was one of the best things that happened to us. और स्कूलिंग वन हॉल से हुई। मैट्रिक जो है मैंने एफजी गर्ल्स स्कूल अहमदाबाद से किया। और फिर एफएससी मैंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद से की। और उसके बाद अच्छा। अयूब मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से मैंने मेडिसिन किया, बिकेम अ डॉक्टर। और अच्छा। डॉक्टर बनने के बाद मैंने अपना स्टार्ट जो है करियर का एबटाबाद से ही किया। अच्छा। अभी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मैं सबसे पहली डॉक्टर थी जो एम्प्लॉय हुई थी क्योंकि उस वक्त अच्छा। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नया बना था। ठीक। एंड आई वाज द फर्स्ट वन। और बस वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। तो फिर आप ने स्टार्ट जो बिल्कुल इब्तदाई तालीम थी, वही स्टार्ट ही आपने एबटाबाद से किया हुआ है? लाइक सब किंडरगार्टन और कुछ अच्छा। बिल्कुल एग्जैक्टली। आई मीन आई थिंक बस मैं शायद 2 साल की थी जब हम एबटाबाद आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद एबटाबाद ही रहे जब तक कि स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब, शादी तक। और शादी के बाद फिर मैं इस्लामाबाद मूव हुई थी। अच्छा। और लेकिन अभी भी एबटाबाद जाना होता है, मेरी सिस्टर है वहाँ पे। अच्छा। और शी इज़ द बिगेस्ट रीज़न पाकिस्तान आने के लिए, एबटाबाद आने के लिए शी इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर अच्छा, दैट। गुड। आपने एबटाबाद की तो तारीफ़ें की, तो आपने एबटाबाद के लोगों की तारीफ़ें नहीं की। एबटाबाद के लोग भी उतने ही नहीं अच्छे हैं। आई एम श्योर मैं कहना चाह रही थी और शायद मैंने बीच में कहा भी था, लेकिन दिस इज़ सो ट्रू बिकॉज़ मैंने अब लाइफ में इस स्टेज पे इतनी जगहों पे ट्रैवल किया है, इतने लोगों से मिली, पाकिस्तान के भी हर इलाके के लोगों से मिली, इंटरेक्शन हुआ। लेकिन एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई रियलाइज के जितने सुलझे हुए, तमीज़ वाले, एजुकेटेड, मुखलिस और सिंसियर लोग एबटाबाद के हैं, आई हैवंट सीन एनीबॉडी एल्स। और पाकिस्तान के थैंक यू। पाकिस्तान के हर इलाके के लोग बहुत हुँ। अच्छे हैं, हर बंदे की अपनी कुछ खास ट्रेट्स हैं, हर इलाके के लोगों की कुछ खास स्ट्रेंथ्स हैं। But if you talk about a civilized society, people who are civil with each other, who are respectable, and live in a respectful way, and they care about others, respect the social norms between each other. I think एबटाबाद के लोग बहुत कल्चर्ड हैं और ये कल्चर एबटाबाद में
आई डोंट नो कहाँ से आया, लेकिन ये है और बहुत शाइस्ता लोग हैं वहाँ के, एंड दैट्स माय ओपिनियन अबाउट देम। थैंक यू सो मच। तो अभी जब आप छोटी थी तो यू हैव थॉट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ऑलवेज? नहीं, नहीं? आई हैड नॉट थॉट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, आई केप्ट चेंजिंग। एक ज़माने में मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, हाँ। फिर मैं अच्छा। वेट बनना चाहती थी, फिर मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। अच्छा। फिर मैंने एफएससी कर ली और मेरे अब्बू ने कहा ये साथ में यू मेडिकल कॉलेज है, जाओ डॉक्टर बन जाओ। सो आई You ended up in being a आई doctor. विल बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था, मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक नहीं था। लेकिन I think my parents decided the best profession for me. Every profession is good, every profession is respectable, but for me, the fulfillment it has हुँ, given me in life, I think मुझे डॉक्टर बनने में कम जो मजा आया है, जो जो बस डॉक्टर, हाँ, तो मैं बीच में ना, मुझे प्लीज इंटरप्ट करें, मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाती हूँ, दोस्त मैं लाइन। उर्दू में बोलना चाहती हूँ। तो ये है कि जब मैं डॉक्टर बनी थी, जिस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में गई, जैसा आप अभी भी बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, जब फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में जाते हो आपको अंदाजा नहीं होता कि आप किस चीज से कमिट कर रहे हुँ, हो, ये क्या हुँ, लाइफ है हुँ, जिससे आप कमिट कर रहे हो। कमेंट करें, बिल्कुल। और इसमें इस वजह से हम जो है बस रैंडमली चले हुँ, जाते हैं, दाएं देखा बाएं देखा सबको देखा, डॉक्टर लीजिए, डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, चले जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक जहाँ जैसा कि डॉक्टर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस मैंने यहाँ देखा है, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, यहाँ पे हुँ, जो मैंने डॉक्टर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसेस देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। अच्छा। पाकिस्तान में हमारा क्राइटेरिया मार्क्स होता है, आप मार्क्स लेके लेते हो, एफएससी में मार्क्स लेते हो, और हुँ, फिर एक कोई, अब तो कोई एंट्रेंस एग्जाम भी है, भी हमारे है, टाइम पे जी। कोई नहीं था। अच्छा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो और आप डॉक्टर बन जाते हो। यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे आप मार्क्स लेते हो, शायद है, अपने हुँ, हुँ, सब्जेक्ट्स चूज करते हो, मार्क्स लेते हो, लेकिन जब आप फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपसे अच्छा। पूछा जाता है, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, डू यू रियली अंडरस्टैंड कि आप जो है इस प्रोफेशन में किस किस्म की कमिटमेंट आपको चाहिए, चाहिए। कैसी, बिल्कुल अपनी लाइफ को किस तरह आपको करना पड़ेगा, कितना आप उसमें दे सकते हो प्रोफेशन को, क्योंकि बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट का प्रोफेशन है, पर्सनल लाइफ से ऊपर होके आपको सोचना पड़ता है। तो आई थिंक जब मैं डॉक्टर बनने चली थी तो मेरी बड़ी बहन तब मेडिकल कॉलेज में थी, यू मेडिकल में थी, अच्छा, और मेरे लिए भी चूज कर लिया गया कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है। इस स्टेज पे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं डॉक्टर बनी, बनी। और इस वक्त जो कुछ मैंने अचीव किया और मैं जितना एंजॉय करती हूँ अपने प्रोफेशन को, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड चॉइस। और अब इस स्टेज पे मैं सोचती हूँ कि अगर कोई एक लाइफ और भी मिल गई तो मैं डॉक्टर ही डॉक्टर बन। बनना चाहूंगी। अच्छा, गुड। तो दैट्स माय टेक ऑन इट। अच्छा, गुड। लेकिन देखिए जब आप इतना मेंटली नहीं चाह रहे होते करना और डॉक्टरी पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट रहा, मुझे नहीं पता एंट्रेंस एग्जाम तो उस वक्त नहीं था, मेरे मामू भी हैं तो इसका मतलब है वो मार्क्स ही लिया और आप एंटर हो गए थे। इतना डिफिकल्ट नहीं था जैसा अभी बहुत कंपेटिटिव हो गया है ना एंट्री बिल्कुल। इनटू द मेडिकल। तो जब आप उसमें चली गई और फिर इतना कुछ पढ़ना पड़ा, इट वो आई थिंक वो बड़ा मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? हाउ आर यू बी एज अ स्टूडेंट? कैसा आपको थी आप स्टूडेंट वैसे? स्टूडेंट में बहुत अच्छी थी, अच्छा। और ये कि पढ़ाई का शौक था, हम्म। और पढ़ाई के अलावा ज्यादा कोई हॉबीज भी नहीं थे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हुआ ये कि मैं जब निकली मेडिकल कॉलेज से तो मैं बेस्ट ग्रेजुएट थी। ओह, मैंने ओके। प्रोफेशनल्स अपने मैंने नाइस। अपने सब प्रोफेशनल्स टॉप किए थे, फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कॉलरशिप मिली थी बेस्ट ग्रेजुएट की, जिस पे मैं इंग्लैंड आई थी। ओह, तो नाइस। एज अ स्टूडेंट ये बहुत एकेडमिक प्रोफेशन है। देखिए अब जिस तरह मेरी बच्चियां भी डॉक्टर बन रही हैं, 5 इयर्स या 6 इयर्स लगते हैं एक डॉक्टर की डिग्री को लेने के लिए, हाँ। जबकि दूसरी डिग्री 3 साल में हो जाती है, हुँ, मेजोरिटी 3 से चार 4। हुँ, 4 साल कई दफे लग जाते हैं। और बहुत एकेडमिक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसलिए कि आप समझते हो कि आप 5-6 साल बाद डॉक्टर बन गए हो तो हो गया, लेकिन हाँ, वो तो बिल्कुल जर्नी का स्टार्ट स्टार्ट। है, सफर शुरू वहां पे होता है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेड करते हो, उसके बाद आप स्पेशलाइज करते हो, फिर आप सब स्पेशलाइज करते हो। तो जब तक आप ये सारी स्टेजेस से गुजरते हो, आप तकरीबन 30-35 के हो चुके होते हो, हुँ, जब तक कि आपने एक स्पेशलिस्ट बन के आप तैयार हुँ, होते हो। तो इसमें जो लर्निंग कर्व है बहुत लंबा है। हुँ, इसीलिए जो भी मेडिसिन का सोचें वो ये सोचें कि किताबों से जान नहीं छूटती। छूटेगी। यू हुँ, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड इफ यू वांट टू डू इट इन द प्रॉपर वे। अच्छा, ठीक, ठीक। तो अभी ये तो जर्नी में जब आप कहाँ पहुँची जब आपकी शादी हो गई? और फिर कैसा सपोर्ट में कैसा रहा? हस्बैंड कैसे थे? सपोर्टिव थे, नहीं थे? किस तरह आपने फिर वो किया? शादी में
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैं मास्टर्स करने आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में। हम्म। मैंने मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मास्टर्स किया था 2 साल का। उसके बाद मैं अच्छा। पाकिस्तान गई थी, फिर मेरी शादी हुई थी। ठीक। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। अच्छा। और इस शादी के बाद ऐसा था कि मैं तब तक, जैसा मुझे स्पेशलाइज करने का बहुत शौक था, मैं गायनी में जाना चाहती थी। पार्ट 1 में अच्छा। कर चुकी थी शादी तक। तो इसके बाद ही होके इस्लामाबाद गई, तो आई न्यू कि मैंने उसके बाद ट्रेनिंग करनी थी। 3 साल की, 3.5 साल की गायनी की ट्रेनिंग होती थी। तो मेरे जो हस्बैंड के फादर हैं वो भी डॉक्टर थे, और वो अच्छा। मेरे अब्बू की तरह उनको भी बच्चों को बहुत ज्यादा जो है आगे प्रोग्रेस होते हुए देखना उनको बहुत शौक था। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ही इज अनदर फादर फिगर, ही वाज अनदर फादर फिगर इन माय लाइफ। उन्होंने बहुत इनकरेज किया। फिर मैं इस्लामाबाद पिंडी में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की इन गायनी। मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की अच्छा। शुरू। और उस दौरान फिर अ, मेरा बेटा पैदा हुआ। अच्छा। और फिर मुझे एमआरसीओजी करने का बहुत शौक था, जो कि यूके की डिग्री थी, उसके लिए मुझे यहाँ आना था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से जो है पूछना तो नहीं, बताना भी नहीं, पूछना भी नहीं, आई मीन इट वाज अंडरस्टूड कि मैं जा रही हूँ अब्रॉड। मैंने 1 साल के लिए यहाँ आके एमआरसीओजी करना था, जो मैंने किया, और अच्छा। बेटे को भी साथ लेके आई। फिर अच्छा। पाकिस्तान चली गई उसके बाद। थ्रू आउट मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर और मेरे इन लॉ सब हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे। उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ये जो है अब इसने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, इसने अब हम्म। जाना है, या ये कि इसको अपना टाइम हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में देना है। दैट वाज अ वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एंड आई थिंक अगर ऐसा ना हो तो फिर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप शादी के ऑन बाद कॉल्स कर स्पेशली। रहे हो, हम्म। बिल्कुल नाइट नाइट ड्यूटीज पे जा रहे हो, हम्म। ऑन कॉल्स कर रहे हो, थके हुए घर आ रहे हो, उसके हम्म। बाद आपके हॉस्पिटल स्टडीज की कमिटमेंट है, हॉस्पिटल की कमिटमेंट है, घर आते हम्म। हो। तो सपोर्ट, मुझे मेरे ख्याल में सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है। हम्म। तो एनीवे फिर उसके बाद पाकिस्तान जब गई एमआरसीओजी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, साल के बाद पाकिस्तान गई। तो फिर प्लान ये था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने घर नया बनाया, सब कुछ किया जो भी। फिर मेरा बेटा 3 इयर्स का हुआ जब, तो फिर मुझे लगा कि उसको शायद कुछ थोड़े मसले हैं। उसकी स्पीच कोई नहीं आई थी उस वक्त, हाइपर था, इंटरेक्शन नहीं करता था, सोशल स्किल्स ये वो कुछ भी नहीं था। फिर उसकी असेसमेंट के लिए फिर मैं आयरलैंड आई। मेरी वहाँ पे बहन रहती थी, और वो पीडियाट्रिशियन थी। तो हाँ। उन्होंने बात की अपने हॉस्पिटल में अपनी कंसल्टेंट से। तो उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को असेस करना पड़ेगा। तो मेरा बेटा आयरलैंड में ही पैदा हुआ था। आई टुक हिम टू आयरलैंड देन। अच्छा। फिर जब उसकी असेसमेंट हुई, और फिर मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ। अच्छा। तो तब वो था 3.5 साल या चार ठीक साल का। है। और फिर उसके बाद फिर हमें पाकिस्तान से उसकी हेल्प के लिए मूव करना पड़ा पाकिस्तान से। वरना लाइफ पाकिस्तान में सेट थी माशाल्लाह। ठीक है। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, ससुर भी थे, हमारी अपने प्राइवेट सेटअप ये वो सब कुछ था। इट लाइफ वहीं स्क्रिप्टेड थी। लेकिन जब बेटे के साथ ऐसा हुआ और उसको किसी किस्म की पाकिस्तान में उसको हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल रही थी, फिर हमें बस यही लगा कि हमें जो है इसके लिए करना है। देन मेरा हस्बैंड मूव्ड एज वेल। फिर करते करते जब हम यहाँ आए, पहले मैं आयरलैंड रही, तकरीबन 10 साल मैं आयरलैंड रही। अच्छा। अच्छा। उसके बाद जो है मैं एक स्टेज पे फिर इंग्लैंड मूव की। अच्छा। इस बार मेरी 3 बेटियां भी पैदा हुई, अच्छा। और माशाल्लाह। जॉब भी चलती रही, स्टडीज भी चलती रही, लाइफ भी चलती रही। ठीक और है। अब मैं तकरीबन 13-14 ईयर से इंग्लैंड में हूँ। अच्छा। गुड माशाल्लाह। तो अभी आपने टॉपिक चूंकि अब आ गया है ऑटिज्म का, तो हम उसकी तरफ ही चलते हैं। सो देखिए, ऑटिज्म मैंने खुद कुछ साल पहले ही सुना है, हालांकि हम थोड़ा सा बाद में आते हैं, बाद की जनरेशन है, और आइडिया नहीं हुआ कभी भी। और अक्सर मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था इस तरह का, और मैं एज अ सोसाइटी मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं कहती थी ऐसे बच्चों को क्यों ये बाहर इस बंदे ने छोड़ दिया है ना, क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार ये अजीब सा बच्चा है ना। हालांकि वो दिखता ठीक था, तो मुझे लगता नहीं था कि इसमें कोई मसला है, वो बिल्कुल ठीक था। बट जब उसके करीब जाओ, ये वो जब वो करीब आता था, तो आपको बड़ा एक अजीब, तो मुझे ये आइडिया नहीं था क्या है। तो मैं जब एक्चुअली स्पीकिंग जब मैं यूएस आई हूँ, तो मुझे ज्यादा पता चला कि यार अच्छा, ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट एन इलनेस, एक इसका स्पेक्ट्रम है, जिसको मतलब मुझे भी एक्सेप्ट करना मुझे मुश्किल हुआ है कि भाई ये कैसी मतलब ये ना बीमारी है ना कुछ, ये क्या चीज है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। पहले आपको कुछ पता था ये ऑटिज्म के बारे में कि व्हाट इज इट, ये एक बीमारी है या नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये कुछ और है? मतलब आपको कैसे लगा जब किसी ने कहा कि यार आपका बेटा ऑटिस्टिक है? सो व्हाट
what was your feeling? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हालांकि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, हम साइकेट्री का छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं जब मेडिकल कॉलेज में होते हैं, लेकिन ऑटिज्म का वर्ड नहीं सुना था मैंने। और फिर जब सुनना शुरू हुई ऑटिज्म का वर्ड, तो मैं सोचती थी शायद लोग आर्ट में अच्छे होते हैं इसलिए ऑटिज्म, मुझे है स्पेलिंग नहीं आती आदत थी है। उसके। और दैट नाइव अबाउट ऑटिज्म। और उसके बाद करते करते जब पता चला तो फिर तो बहुत पता चला, फिर तो खुद एक्सपीरियंस किया, फिर तो यू नो एक पूरा एक माइंड फील्ड है जो कि फिर खुल गया। फिर खुद समझने की कोशिश की, खुद सीखने की कोशिश की कि इसको मैनेज कैसे करना है। और फिर समझ आई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो बच्चे दिखते बिल्कुल नॉर्मल हैं, बात ना करें आपसे अगर, या कि बोले ना या इंटरेक्ट ना करें तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आपको, कई दफा आप शॉपिंग के लिए जाते हो, मॉल में आपको मिल जाते हैं जो हम्म। बहुत ज्यादा हाइपर इधर उधर भाग रहे होते हैं, पेरेंट्स की सुन नहीं रहे होते, जमीन पे रोल अराउंड कर रहे होते हम्म। हैं। और ये जो है बच्चे एकदम से, फिर आप सोचते हो कि शायद पेरेंट्स को उनको मैनेज नहीं करना आ रहा, कंट्रोल नहीं करना आ रहा। पेरेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं अपने बच्चों को संभाल रहे, बदतमीज बच्चे कई दफा लोग हम्म। कहते हैं। हम्म। हम लोग ऐसा ही लगता था, हम्म। अभी भी मैं बहुत बहुत साथ जब देखती हूँ तो एक मिनट ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है, लेकिन फिर इनसाइड समझ आ जाती है। तो ऐसा ही है, सोसाइटी की जो एक ऐसी है। मुझे याद है मेरा बेटा जब 1 साल का था तो मैं किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गई थी। नहीं, 1 साल का नहीं था, आई थिंक दैट्स टू अर्ली, मेरा ख्याल है 2.5-3 साल का था। तो उसके पास मैं लेके गई थी, तो मैंने उससे कहा था ये बहुत दौड़ता है, ये घर के फ्रंट डोर से निकलता था, भागता था, बैक डोर से आता था घर के अंदर, फिर फ्रंट डोर से निकल जाता था। वो इतना भागता था कि उसकी आया थी वो पतली हो गई उसके पीछे भाग भाग के। लेकिन ये थकता नहीं था और सोता बहुत कम था, थकता नहीं था, बातें नहीं करता था, बात नहीं करता था हमसे, प्यारा सा बहुत था, लेकिन ये कि चुप था बिल्कुल। तो फिर ये कि एक डॉक्टर के पास ले गई, उसने मुझे कहा थी, मैंने उससे कहा "ये बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है"। तो उसने कहा तो बस इसको पार्क में सुबह भेज दिया करें, दौड़ दौड़ के खुद ही थक जाएगा, घर आके सो जाएगा। तो ये उसने फिर मुझे सोल्यूशन बताया था इस चीज का कि आप ये इस तरह करें तो ये कितना भागेगा, थकेगा तो सो जाएगा। उसके बाद मुझे बस उस वक्त तक अंदाजा नहीं था कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। फिर एक और साइकेट्रिस्ट मेरे कोलीग थे, उनके पास लेके गई तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको अगर आपके पास मीन्स हैं, आप ले जा सकते हैं तो इसको ले जाएं हम्म। पाकिस्तान से, क्योंकि इसका यहाँ पे इलाज नहीं है। और उस जमाने में, अब मैं बात कर रही हूँ कोई 21-22 ईयर्स, 21-22 साल पहले की बात कर रही हूँ। हम्म। तो फिर तब हम उधर लेके आए। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आनी शुरू हुई, जबकि डिफरेंट पेरेंटिंग की क्लासेस में गए, साइकोलॉजिस्ट से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले, स्पीच थेरेपिस्ट से मिले, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डायग्नोसिस भी जो है, इट्स एक लंबा प्रोसेस है इसके डायग्नोसिस का, कि बहुत सारी स्टेप्स हैं इसके डायग्नोसिस में। हम्म। तो जो फर्स्ट टाइम, अच्छा, जो पाकिस्तान में आपने जब भी गए, कभी भी उन्होंने नहीं कहा ये ऑटिज्म है? किसी ने भी नहीं कहा नहीं, पाकिस्तान में कि नहीं, ऑटिज्म है? नहीं, उस वक्त किसी ने भी नहीं कहा था, तो किसी ने आप, भी नहीं, हो सकता। हाँ, हाँ। वो जो एक्चुअल डायग्नोसिस ऑटिज्म का है वो यही आके जैसा बस ये पता था कि कुछ कुछ मिसिंग है, हम्म। क्योंकि एक 3 साल का बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं आई करेगा कांटेक्ट आपसे, नहीं कोई कर चीज मांग नहीं रहा, रहा। आपको माँ नहीं कहा उसने कभी, बाप को नहीं उसने कभी बुलाया। और ये कि वो उसको मांगना नहीं आता कुछ भी, वो डरता किसी से नहीं है बहुत ज्यादा, किसी की भी गोद में चला जाता है, किसी के भी साथ जा सकता है, रोएगा नहीं, किसी मतलब होता है ना, वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स हम्म। जिसे कहते हैं। हम्म। इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि बाद में मुझे आके पता चला कि मेरा बेटा छोटा था तो सब कहते थे कि कितना अच्छा है कि सब बस चला जाता है, डरता नहीं किसी से। लेकिन बच्चे जो हैं दे हैव टू बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, हम्म। उनको जितना होता है ना, एक स्टेज होती है, 9 9 महीने 10 महीने के बच्चे को डरना चाहिए स्ट्रेंजर से, नए हम्म। चेहरे से। वो ऐसा नहीं करता था, वो किसी के पास भी चला जाता था, खामोशी से रहता था। वो टेल टेल साइंस थे, लेकिन हम उसको इकट्ठा करके एक डायग्नोसिस, एक लेबल नहीं दे सक रहे थे। राइट। तो उसके लिए जो है यहाँ आके ही मुझे उसका लेबल मिला। अब मुझे पता है कि अब पाकिस्तान में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी हैं फैसिलिटीज कि वो डायग्नोसिस करते हैं, और अब कुछ सेंटर्स भी हैं कि जो जहाँ पे स्पीच थेरेपी और ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं बच्चों को, लेकिन उस जमाने में नहीं था ऐसा। अच्छा, तो जब, व्हाट वाज योर रिएक्शन, और आपको क्या लगा कि क्या फियर था कि ये क्या हो गया? आई थिंक उस वक्त एक मिनट रुकिएगा। आई थिंक उस वक्त ऐसा था, सबसे पहले डिनायल था, डिनाइल। कंप्लीट डिनायल था
कि ये नहीं हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा बच्चा। और मुझे याद है कि जब साइकियाट्रिस्ट ने मुझे डायग्नोसिस का दिया था तो उसने मुझे कहा था कि क्योंकि मेरे बेटा जिस स्पेक्ट्रम पे जिस जगह पे था तो उसने मुझे यही उसका वो बताया था, प्रोग्नोसिस यही बताया था कि उसने कहा नहीं ये नॉर्मल लोगों की तरह हो नहीं सकेगा, इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन नॉर्मल की तरह हो नहीं सकेगा। एंड आई रिमेम्बर स्टिल रिमेम्बर आई सेड टू हर, नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, तुम गलत कह रही हो। मैंने उसको कहा तुम गलत कह रही हो, तुम ठीक नहीं कह रही। उसने तो शी जस्ट लिसन टू मी, क्योंकि प्रॉब्ली आई वाज नॉट, मैं पहली पेरेंट नहीं थी कि नहीं जिसने थी। ऐसे उसको कहा होगा, हम्म। कि मैं डिनाइल में थी। हम्म। उसके बाद मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में थे तो मुझे याद है हर कुछ दिन बाद मुझे फोन पे पूछते थे, अच्छा कैसा है बेटा, वो क्या अब बातें करने लग गया है क्या, क्या अब वो कुछ बेहतर हो गया। तो जब 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, उसके डायग्नोसिस जब फुल हुआ तो रिमेम्बर आई टोल्ड हिम देन के डॉक्टर ने कहा कि ये 2 महीने 4 महीने की कहानी नहीं, ये लाइफ पूरी जिंदगी की कहानी है। उस वक्त मेरे हस्बैंड को भी पाकिस्तान से मूव करना पड़ा था। तो ऐसा है कि लाइफ चेंजिंग है ये चीज। राइट, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। ये चूंकि मैं मैडम इसीलिए चाह रही थी कि लोगों को अभी भी मैं खुद यहाँ पे भी लोग देखे हैं जिनको अभी भी अंदाजा नहीं है कि ऑटिज्म है या ये क्या चीज है ना। तो इससे थोड़ा आगे जाते हैं, मुझे आप ना डेफिनेशन बताएं, ऑटिज्म को मैं कैसे डिफाइन करूं, लाइक अ लेमैन टर्म, कि यार ये क्या, क्योंकि हम अभी भी उनको भोला या अल्लाह का कुछ ना कुछ ऐसे कहने लग जाते हैं। और अब जब मैं देखती हूँ और मैंने सुना है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे थे और हमें जी कभी ये इदराक ही नहीं हुआ कि अच्छा ये चीज है, ये ऑटिज्म है। और इसको अगर मैं, अब मुझे कोई कहा कि अब मतलब कोई मुझसे पूछे, हमारी अब्टाबाद में किसी खातून से पूछे कि यार डू यू नो व्हाट इज ऑटिज्म, सो वो उसको बता सके, डिफाइन कर सके। तो आप डेफिनेशन कुछ बता सकती हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, क्या कहें, व्हाट इज ऑटिज्म? देखिए, ऑटिज्म के बच्चे जैसे कि फिजिकली वो बिल्कुल ठीक होते हैं, वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम्म। सुन सकते हैं, हाथ पांव सब अल्हम्दुलिल्लाह सब सलामत, सब ठीक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ऑटिज्म के हैं। लेकिन ये कि वो सोशली हमसे बिल्कुल डिफरेंट इस तरह होते हैं कि इस समय अगर आप ऑफिस में बातें कर रहे हैं तो वो इस तरह की अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, इट्स लाइक हम्म। people are at the mild end of the spectrum and then people are at the सिवियर। severe end of the spectrum, ठीक और है। दरमियान में बहुत सारे स्टेजेस और ग्रेड्स हैं। जो माइल्ड एंड पे हैं स्पेक्ट्रम के वो तो कई दफा डायग्नोज भी नहीं होते, अच्छा। वो जो है बस वैसे ही सोसाइटी में चल रहे होते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ठीक उनके है। बिहेवियर्स में कुछ ऐसा ऑड सा होता है। मसलन ये कि हो सकता है हम आपको कई एग्जांपल्स ऐसी याद हो लोगों की कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक खास तरतीब में चीजें रख रहे होते हैं, उस तरतीब से बिल्कुल चीजें हिलनी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत अपसेट हो जाते हैं उससे। या ये कि एक खास रिचुअल से वो अपना जो है हर काम करते हैं, पहले ये हो स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप, फिर वो उस स्टेप से हटेंगे नहीं। तो राइट। वो इस टाइप के कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो वो हमारे जिस तरह हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में कोई एक ऐसा ऑड सा बंदा, हम कहते हैं ये बड़ा ऑड है, उस टाइप के ऑड से लोग होते हैं। उनमें से कई हो सकते हैं ऑटिस्टिक हों, दैट इज माइल्ड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। लेकिन फिर उसके बाद एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है कि जिसमें जो बच्चे होते हैं वो सोशली फंक्शनल नहीं होते, इन द वे के स्पीच नहीं होती उनकी, वो बातें नहीं कर सकते, और एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, या कुछ वर्ड्स बोल लेंगे, या रिपेटिटिव किस्म के वो इकोलेलिया जैसे कहते हैं, एक ही वर्ड को बार बार वो कर रहे होते हैं। फिर आई कांटेक्ट नहीं करेंगे आपसे, जैसा मैं और आप आपस में बात करें, हम एक दूसरे की आंख में देख रहे हैं, आई देख कांटेक्ट रहे कर हैं। रहे हैं, वो इस तरह नहीं करेंगे। अच्छा। वो जो है आप बोलेंगे इधर तो वो देखेंगे उधर। और फिर ये कि इसके अलावा उनको जिस तरह आप सेंसरी इश्यूज बहुत सारे होते हैं कि ऑटिस्ट से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके जिस तरह कपड़ों पे लेबल लगा हुआ है तो उस लेबल को से भी वो तंग होते हैं, उन्होंने उसको फाड़ के उतारना होता है। कई चीजों की टच, कई चीजों का टेक्सचर, बहुत सारी चीजों की फीलिंग, कोई रफ है कोई स्मूथ है, वो उस चीज से भी वो तंग हो जाते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं। इसके अलावा आवाज जो है, कुछ साउंड्स उनको बहुत तंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटिस्टिक ऐसे होंगे कि जिनको घंटी की आवाज बहुत बुरी लगेगी, किसी को गाड़ी की आवाज बुरी लगेगी, किसी को फोन की, मतलब मुख्तलिफ आवाजें उनको बहुत तंग करती हैं। और फिर ये कि उनको हमारी तरह की सोशल इंटरेक्शंस वो नहीं करेंगे।
रिलेशनशिप्स नहीं हमारी तरह की वो बना सकेंगे कि अफेक्शन शो कर सकें, वो आपके साथ एक जो है राब्ता बना सकें, एक तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर सकें कर सकें। आपसे। सो दीज आर द थिंग्स के जो वो लैक कर रहे होते हैं। हम्म, मैडम मैं पॉज देती हूँ यहाँ पे। आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट? शुड वी कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट? आर यू ओके टू आई टॉक गो अबाउट इट? आई गो थ्रू फेजेस, आई थिंक आई एम फाइन। यू फाइन? इफ ओके, अगर मैं कंफर्टेबल ना हुई तो मैं आपसे थोड़ी ब्रेक लूंगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि ये हम चूँकि पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको बताई सारी हमारी फ्रेंड्स एक्चुअली इट्स जस्ट अ ग्रुप कंफर्टेबल स्पेस अ सेफ स्पेस टू टॉक और मुझे लगता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस से लोग बड़ा सीखेंगे। आपको पता है आई लॉस्ट अ सन तो उसका और एक वो है, लेकिन जो आप जैसी माएँ हैं आई रियली सैल्यूट यू, आई रियली सैल्यूट यू। आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। मेरी अपनी एक दोस्त है मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते कि द वे यू पीपल आर कंपोज्ड, आपका कंपोजर, आप जिस तरह ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एक साइलेंट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है और अल्लाह के हाँ इसका बहुत अजर होगा, यकीनन होगा। और क्योंकि कंटिन्यूअस एक चीज़ है ना, तो हम थोड़ा-सा वैसे पॉज़ लेते हैं। लोगों ने जो गुफ़राना यूसुफ साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि आई स्टिल रिमेंबर योर हैंडराइटिंग एंड आई ऑफन आस्क हुमैरा अबाउट यू एंड रियली फील गुड टू हियर अ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड मदर। सो आपकी आई हैंडराइटिंग रिमेम्बर, तो ये बड़ी मेरी टीचर थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मेमोरीज है इनके साथ। अच्छा, या शी टॉट यू इन सलाम। बर्नॉल? बर्न हॉल के बाद हमारा बर्न हॉल का भी कुछ अलग ही सिलसिला हो गया था। क्लास 6 के बाद आर्मी ने ले लिया था बर्न हॉल, हुँ, पहले मिशनरी के पास होता था। तो को अच्छा, एजुकेशन फिनिश हो गई थी, फिर मैं एक दूसरे स्कूल में गई थी, क्योंकि क्लास 6 के बाद इन्होंने को एजुकेशन फिनिश करके तो लड़कियां बेचारी लवारिस हो गई थी। देन उस स्कूल में मैडम ने मुझे पढ़ाया था, अच्छा, और हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, और ऑलवेज हैड अ वेरी गुड टाइम विद अच्छा, गुड, गुड। उनको देखिए आपकी हैंडराइटिंग भी याद है। और हर। जो सलमा मुर्तज़ा हैं, उन्होंने कहा कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर वेरी आर्टिस्टिक। उन्होंने दे ये आर हमें दे लिखा है। आर मेरा बेटा भी बहुत आर्टिस्टिक है, और मेरा बेटा जो है वो इज रिकग्नाइज्ड एज एन आर्टिस्ट। वो हाँ, बिल्कुल, और उसके काम की एग्जीबिशंस लगती हैं, और रियली? उसका काम डिस्प्ले होता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो बहुत सा अच्छा, वो अब उसका इंटरेस्ट जो है, पहले उसका इंटरेस्ट कार्टून कैरेक्टर्स बनाने में था, वो बिल्डिंग्स के वो स्केचिंग करता है। और अच्छा, उसने मैनचेस्टर की बहुत खूबसूरत, बहुत मेमोरी जो तारीखी सी बिल्डिंग्स हैं, वो सब उसने स्केच की हुई हैं, और फिर उनको एग्जिबिट किया जाता है। सो देयर इज एन आर्ट अच्छा, गैलरी हियर। आई एम रियली लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्ट से माशाल्लाह। बहुत अच्छी उसके लिए फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है जिसमें तकरीबन 80 आर्टिस्ट हैं, और वो सब के सब जो हैं वो डिसेबल, उनमें सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। है, किसी को डाउन्स है, किसी को सेरेब्रल पॉलिसी है, किसी को ऑटिज्म है, किसी को एडी है, बहुत सारे हैं। अबाउट 80 आर्टिस्ट दे ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, एंड दे ऑल हैव सम इंटरेस्ट इन आर्ट। इसीलिए वो सारे जो है ना, और हर किसी का अपना स्टाइल है। अच्छा, तो मेरा जो बेटा है, उसका स्टाइल बिल्डिंग्स है। ही अच्छा, स्केचेस बिल्डिंग्स, और माशाल्लाह। वो घंटों के हिसाब से आर्ट कर सकता है। वो थकता नहीं है, कि अगर आप उसे बिठा दो तो करता अच्छा, रहेगा। और है बहुत ही, इट्स वेरी स्ट्रेंज, कि क्योंकि ये लोग बड़े सच्चे और खरे और बड़े हाँ, ईमानदार लोग होते हैं। वो जिस काम को शुरू करता है, वो काम इतनी डेडिकेशन के साथ करता है, इतनी लगन के साथ करता है, कि उसको कहना पड़ता है कि अब बस कर दो, बस बहुत कर हो दो। गया, अब तुम थक चुके हो। बट अच्छा, ही जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और बहुत ही ऑनेस्ट से लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार। इनको हमारी तरह वो नहीं आता कि कॉर्नर्स कट करेंगे या कुछ करेंगे। दे विल जस्ट कीप ऑन डूइंग what they are asked to do. So he's very obedient in that way, बल्कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि um, जिस ना उसकी he has a little job as well, एक जगह पे जॉब करता है, ओह, और वहां पे he नाइस। has he's the most they tell me, क्योंकि वो लंच ब्रेक भी नहीं मांगता, वो खुद उसको देते हैं, अब लंच ब्रेक का टाइम है, अब चले जाओ। तो बहुत सच्चे से मासूम से लोग हैं। मैं कई दफा अपने बेटे को देखती हूँ, एंड आई थिंक इफ देयर अदर मदर्स हियर जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। माय सन इज 25, लेकिन क्या कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25 साल का एक इंसान हो, कि जिसने आज तक झूठ नहीं बोला, गीबत नहीं की, चोरी नहीं की, किसी को बुरा वर्ड नहीं कहा, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से हसद नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा 25 साल का, और वो इन सब चीजों से पाक हो। वाक़ई, तो
आई थिंक दीज आर वेरी स्पेशल पीपल, ये हमसे बियॉन्ड है, हमसे आगे, हमसे आगे के लोग हैं, हम जो है ना इनसे बहुत ही पीछे के लोग हैं। तो आई लुक एट हिम इन दैट वे, और मैं उसे एडमायर करती हूँ। मैं तो 5 साल के बच्चे ने कई दफा कुछ चीज उठा के चोरी कर दी होती है, झूठ बोल लिया होता है, कोई तंग कर लिया होता है। दीज पीपल डोंट डू इट, वेरी प्योर। हम इनको समझते हैं कि एक इनको एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन दीज हमें आर है, टोटली, या एक्चुअली मुझे हमें लगता है कि हमें है कि हम डिसऑर्डर। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, तो मतलब ऐसे वो लोग अगर दुनिया में हों तो मैं कहती हूँ दुनिया जन्नत हो। देखिए अगर हम लोग ऐसे हों, एग्जैक्टली हम वो तो हम, बहुत ही गुनाहगार लोग हैं ना। हम्म, हम्म। तो बहुत ही तो आपके जो बेटे हैं उनकी कोई ऐसे ऑनलाइन प्रेजेंस है उनके आर्ट की, आपने कहीं डाला हो? अगर आप शेयर करती, मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं आपसे कहती आप उनकी लेकर आए, आप ऑन स्क्रीन दिखाएं लोगों को। मतलब बिल्डिंग्स लाइक करना तो बहुत, या स्केच करना, तो क्या कलर का सेंस है, कलरिंग करते हैं कुछ, उसका क्या किस तरह है? वो ज्यादा डिजिटल आर्ट करता है आईपैड पे, और कलरिंग भी कर लेता है। आई मीन ही कैन डू म्यूरल आर्ट्स एज वेल, लाइक यू नो, ही कैन पेंट अ ओह। होल वॉल विद थिंग्स। और हम्म। काफी वैरायटी से करता है, और ये सारा सेल्फ लर्नड है, उसने खुद सीखा है और खुद किया है। और इसमें बहुत अच्छा टाइम वो गुजार लेता है, उसका टाइम का बहुत अच्छा यूज है इस चीज में। और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट। जिस गैलरी में के साथ वो कनेक्टेड है, वो गैलरी उनके इसी तरह के आर्टिस्ट के वर्क को बहुत प्रमोट भी करती है। सो आई थिंक इट्स गुड। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज एट अ लेवल के जहां तक वो, जैसे कहते हैं ना, जहां तक वो कर सकता था, ही इज रीच दैट पोटेंशियल। सो अच्छा, रियली इंपॉर्टेंट कि हम में से हर इंसान अपने पोटेंशियल को रीच करे। तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि ही इज उसने ऑन द रीच किया है, मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह। पोटेंशियल, या माशाल्लाह। दो या और ये आपकी आवाज अब नहीं आ रही। नहीं आ रही? हाँ, अ, अब आ रही है, अब आ अब रही आ है? रही है। अच्छा। उन्होंने, सलमा मुर्तजा ने कहा है कि योर डिसेबिलिटी बिकम्स योर एबिलिटी, सुभान अल्लाह, उन्होंने ये इट कमेंट डज, किया है। इट डज एक्चुअली। और अगर आपको सही एनवायरनमेंट ना मिले तो आपकी एबिलिटी भी आपकी को की डिसेबिलिटी बन जाती है। आई थिंक सो ट्रू, वी सो ऑल ट्रू, वी सो ऑल ट्रू। हैव एबिलिटीज, लेकिन एनवायरनमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। नेचर एंड नर्चर दो डिफरेंट चीजें हैं, आपको अगर नर्चरिंग ना मिले तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। और नोफी यासिर कह रही हैं कि मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। आई थैंक यू वेरी सैल्यूट यू फॉर मच। बीइंग अ ग्रेट मदर एंड अ ग्रेट ह्यूमन। सो इनका क्वेश्चन अगला जो है ना, लेट अस गो बैक टू दैट। आर यू ओके? शुड आई आस्क यू द क्वेश्चन? श्योर श्योर, राइट। तो बिल्कुल। असल में जब आप बच्चे जैसे अभी हैं, हमें लग रहे हैं हमारे घर पे हैं और थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरा भी ये क्वेश्चन था ऑन माय डायरी, कि आई वांट टू आस्क, डज अर्ली इंटरवेंशन हेल्प एंड हाउ अर्ली कैन अ चाइल्ड बी डायग्नोज्ड? Right. The thing is early. First thing is early diagnosis. Early diagnosis is really important. It's very, very important because the sooner you diagnose it, the sooner you can start learning about the condition. एक तो मैं इंग्लिश बहुत बोलना शुरू हो इट्स जाती हूँ, मैं ओके, उर्दू में इट्स बात, ओके। सॉरी। ऐसा है कि जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी हम्म, जो है आप उसके इनमें इंटरवेंशन करना शुरू हो हम्म, जाएंगे। हम्म, और उसके बाद ये है कि अर्लीस्ट डायग्नोसिस 2 साल की एज तक टेल टेल साइंस आना शुरू हो जाते हैं कि ऑटिज्म जो है वो किसी बच्चे में मैनिफेस्ट हो रहा है। कई दफा डायग्नोसिस मुश्किल होता है क्योंकि जैसा कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, कई दफा आप उसको 2 साल पे करते हो, आपको एक बच्चा बातें भी कर रहा होता है, हो सकता है वो तब भी ऑटिस्टिक हो, क्योंकि उसकी वो ट्रेट्स ऐसा ऐसा वो बड़ा होता है, 5 साल का, 6 साल का, स्कूल जाना शुरू होता है, कुछ उसकी वहां पे पता शुरू, बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हम्म, हो जाते हैं। फिर जब वो इंटरवीन करते हैं, यहाँ यूके में डायग्नोसिस जो है यूजुअली 6-7 इयर्स की एज पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल पे ना हो सके डायग्नोसिस। और और दूसरी ये बात भी है कि जो स्पेक्ट्रम पे, अगर आप सीवियर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हो तो बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि अच्छा, सारी वो ट्रेट्स सामने आना शुरू हो जाती आने हैं। से अगे दोबारा मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चा बात नहीं करता, वो बच्चा स्लीप उसकी वैसी नहीं होती, वो बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं करता, कई बच्चे खाते ही नहीं है, उनको टेक्सचर्स अच्छे नहीं लगते, ओह, कि उनको लंपी फूड नहीं अच्छा लगता, उनको प्यूरी करके माँ हर वक्त खाना दे रही है और दूसरे लोग उससे कह रहे हैं कि इसको तुम मतलब प्यूरी सॉलिड पे करके लाओ, क्यों हाँ, खाना दे, हाँ, हाँ। सॉलिड पे लेके आओ, हम्म, लेकिन वो नहीं आते, वो टेक्सचर उनको नहीं आने आ रहे होते। फिर ये कि बच्चा रोता, कई बच्चे रोते बहुत ज्यादा हैं, सेटल नहीं होते कई बच्चे, बिल्कुल बेचैन से इस तरह होते हैं, पेरेंट्स को बाकायदा आप उन पेरेंट्स को देखें तो लगता है कि बच्चा कंसोल नहीं हो रहा होता, इनकंसोलेबल सा होता है बच्चा इस तरह। वो तो जल्दी डायग्नोज हो देते हैं, लेकिन बाद कुछ लोग बाद में होते हैं हमारे पास यहाँ पे।
अब इस वक्त ये है कि 30 साल का 40 साल का बंदा भी आ रहा है ऑटिज्म का डायग्नोसिस मांगने के लिए कि जी मुझे शक ऑटिज्म है। फिर हम उनको डायग्नोसिस के पाथवे पे भेजते हैं, तो कई लोग ऑटिज्म का डायग्नोसिस निकल भी आता है। असल में होता ही है कि वो लोग माइल्ड एंड पे होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उसमें झगड़े हो रहे होते हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं रहती, हम्म। काम पे मसले हो रहे होते हैं, बॉस कभी खुश नहीं होता, एक नौकरी से निकाला, दूसरी नौकरी से निकाला, फिर लोग सोचना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, तो एडल्ट लाइफ में भी डायग्नोसिस लोगों के हो रहे हैं। जब एक दफा अच्छा। डायग्नोसिस होते हैं तो फिर उनको ज़ाहिर है वर्क पे भी थोड़ी बहुत रियायत मिलती है। लोग सोचते हैं कि भाई इसको कुछ कंसेशन इस चीज कन- में दी जाए कि इसका ठीक। बिहेवियर जो है, इट्स नॉट ऑल हिज फॉल्ट जो इसका हम्म। बिहेवियर है, हम्म। ये इसमें कुछ एलिमेंट ऑटिज्म का भी है। तो इसलिए भी बहुत से लोग लेट डायग्नोसिस भी ढूंढते हुए वापस आ रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि इंटरवेंशन, आई थिंक सेकंड था कि जी, अर्ली डज इंटरवेंशन इंटर डज इट हेल्प? एग्जैक्टली, डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बात का पता है कि अर्ली इंटरवेंशन हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि आप जितना जल्दी उस बच्चे के साथ अपने आप को लिंक कर लोगे, उस बच्चे की नीड्स को समझ लोगे, तो उतना जल्दी जो है आप उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसा मेरा बेटा, मैंने ये जो बताया कि टेक्सचर्ड फूड और लंपी फूड और ये सब कुछ, अम, वो भी नहीं खाता था। जब वो हो गया था 4 साल का, 5 साल का, उसको अच्छा। प्यूरी करके बिल्कुल मैश सा मैश। फूड देते थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी अम्मी ने उस वक्त मेरी बहुत हेल्प की थी कि वो ये करती थी कि उन्होंने देखा मैं इसको प्यूरी करके ब्लेंडर में प्यूरी करके खाना चमचों से खिला रही हूँ, तो फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से ना खाने को थोड़ा सा, जिस तरह आप कहते हैं मैश कर लिया मेक मैश था। अपने हाथ से करके, तो थोड़ा सा करती थी हाथ से, तो वो उसके मुंह में डालती थी, वो गैग करता था, उसको swallow करना नहीं आता था, जो छोटे छोटे फाइन लम्प्स भी होते थे वो गैगिंग करती, वो करती नहीं, बड़े पेशेंटली वो उसके साथ लगी रहती थी। फिर एक स्टेज आई कि उसने जो है वो फॉलो खाना शुरू कर शुरू कर दिया, उसको चबाना आ गया, उसको swallow करना आ आ गया, गया। उसको चू करना आ गया, वरना पहले नहीं आता था। तो अगर वो ये चीज ना करती, तो हु नोस के हो सकता है अभी तक मैं उसको प्यूरी करके दे रही होती, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन हुई तो उस चीज से हो गया। दूसरी एग्जांपल मैं आपको टॉयलेट ट्रेनिंग की दे सकती हूँ उसकी। टॉयलेट ट्रेनिंग जिस तरह नॉर्मल बच्चे के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग 2 ढाई साल 3 साल की एज में आप उनको सिखाते हो, उनको आ जाता है, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझ। मेरा बेटा जो है 5 साल का, 5.5 साल का हो गया था, टॉयलेट ट्रेन नहीं था, नैपीज में था वो। और मुझे ये बड़ी उलझन होती थी कि ये कब टॉयलेट ट्रेन होगा। माशाल्लाह जितना बच्चा बड़ा होता है, आप चाहते हो हम्म। कि भाई ये अब अपने जो है नीड्स को टॉयलेट में पूरा करे, यू डोंट वांट देम इन नैपीज। तो उस वक्त ये हुआ था कि मुझे जिस तरह वो हेल्थ बोर्ड, तब हम आर्मी में होते थे, तो हेल्थ बोर्ड वाले मुझे बड़े से बड़े बिगर साइजेस ऑफ नैपीज भेजते भेज। जाते थे कि ये ले लो इसके लिए। तो एक स्टेज में मैंने कहा मुझे ये नैपीज नहीं चाहिए, तुम मुझे हेल्प दो, मुझे कोई नर्स दो कि जो मुझे समझा सके कि मैं इसको टॉयलेट ट्रेन कैसे कैसे करूं। कर? आई डोंट वांट दीज नैपीज, क्योंकि ये तो फिर चलता रहेगा। मैं मेरे माइंड में ये आया कि एक 18 साल का अगर ये हो जाएगा और तब भी नैपीज में होगा, तो मैं क्या कैसे करूंगी कर? इस चीज का। उसके बाद आप सोचें कि हमें 2 साल लगे थे। तो अच्छा। अच्छी तरह मुझे इसलिए याद है 2 साल लगे, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो उस वक्त 2 साल की हो गई थी, और ठीक। भाई जो है उस वक्त 6 इयर्स का हुआ था, और तब वो टॉयलेट ट्रेन हुआ था। इट टुक मी 2 इयर्स, जिसमें हमने नैपीज ऑफ करके और बहुत सारी इंटरवेंशंस कर करके बीच में करते रहे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते रहे। अल्टीमेटली जो है ना, उसको ये समझ आ गई कि मैंने जो है टॉयलेट जाके जो भी करना है टॉयलेट जाके करना है। उसके बाद उस चीज की फाइन ट्यूनिंग बाद में होती रही। ये एक स्टेज थी कि वो टॉयलेट जाता था तो बाहर ही नहीं निकलता था। हम मतलब होता है ना, हम टॉयलेट जाते, वो 2 घंटे, हम अगर हम भूल गए तो वो 2 घंटे 3 घंटे टॉयलेट में ही बैठा रहेगा। आपको अच्छा। नॉक करके कहना पड़ेगा उसे, भाई अब निकल आओ, तो वो फिर निकल। निकलता था। मतलब वो कई साल उस चीज को भी लगे। लेकिन वही बात है कि अगर मैं 6 साल की एज पे ना इस चीज को, 4 साल की एज पे ना इस चीज को ऑन बोर्ड लेती, 6 साल पे उसको टॉयलेट ट्रेन ना करती, तो हो सकता है कि अभी भी वो चीज उसी तरह रहती। अब ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये बातें हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा जो टॉयलेट ट्रेन नहीं है उसकी माँ ने अर्ली इंटरवेंशन नहीं की, आई एम नॉट सेइंग दैट। बात ये है कि हर बच्चा डिफरेंट है। हो सकता है वो ट्रेनेबल हो, तो मैंने उसको जब इंटरवेंशन की तो वो ट्रेन हो गया 6 साल पे। कोई ऐसा भी हो सकता है वो ट्रेनेबल ना हो, क्योंकि स्पेक्ट्रम पे वो कहीं और पड़ा हुआ हो, उसको रजिस्टर ही ना हो, माइंड एंड बॉडी का वो सारा कनेक्शन ही ना उसका बन रहा हो कि भाई उसकी जब टॉयलेटिंग की नीड है तो उसने वो माँ की सुन ले, उसको बिठाया हुआ वॉशरूम में। तो इस वजह से
अर्ली इंटरवेंशन आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बिहेवियर जितना जल्दी मॉडिफाई, दिस ऑटिज्म इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स के जिनको आप ऐसा ऐसा करेक्ट करते जाओ तो उस बंदे को किसी हद का फंक्शनल कर सकते हो। इसका क्योर कोई नहीं है। ऑटिज्म डजंट हैव अ क्योर, यू कैन मैनेज इट, यू कांट क्योर इट। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, आप जब से उन्हें सिर्फ मैनेज करते हो, क्योर नहीं आप कर सकते। तो इसीलिए ऑटिज्म वाले बंदे को आप मैनेजेबल बना लेते हो। अभी तक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे को लाउड नॉइजेस नहीं पसंद, कमोशन बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। बिजी अच्छा। शॉपिंग, बिजी शॉपिंग मॉल्स या बिजी म्यूजिक जहाँ बहुत लाउड हो, इस टाइप की चीजें उसको नहीं पसंद। तो हमने हम्म। उसकी कंडीशनिंग अभी की हुई है कि हम्म। हम उसको उन चीजों में एक्सपोज नहीं नहीं करते। करते। अगर ठीक। शॉपिंग, क्रिसमस पे जिस तरह शॉपिंग मॉल्स भरे हुए होते हैं, बहुत नॉइज होती है, हम नहीं जाते क्रिसमस पे। या अगर जाएंगे भी उसको घर पे रखेंगे, उसको सुकून चाहिए। उसको उसकी कंडीशनिंग इसी में होगी, इसके सेंसरी नीड, जो हम्म। सेंसरी अराउजल बहुत ज्यादा हो जाता है अगर नॉइज हो तो इसी ठीक। तरह यही जो अर्ली इंटरवेंशन की जहां तक बात है, तो वो पेरेंट्स जितनी जल्दी समझेंगे कि हमारे बच्चे की जो है कौन सी चीज इसको तंग कर रही है, तो उतनी ठीक। जल्दी वो उस चीज को, उस फैक्टर को निकाल देंगे। मैं एग्जांपल एक और आपको दे सकती हूँ। जिस तरह मेरे बेटे को फोन की आवाज नहीं पसंद थी, जो रिंग आती है, फोन की बेल हम्म। जो आती है, वो उस पे बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो जाता था, बहुत गुस्सा करता था अपने आप, बहुत चीखता था, इस तरह करता था। तो हमने फोन फिर साइलेंट रखने शुरू कर दिए थे। फिर एक अरसे तक फोन हमारे साइलेंट रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई, थोड़ा वॉल्यूम रखा हमने फोन का, करते 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 लंबा टाइम लगा। फिर फोन, अब इस वक्त फोन बजता है, वो बिल्कुल बॉदर नहीं होता। तो आपको एनवायरनमेंट अपनी को जो है उसके मुताबिक फिर एक मॉडिफाई मॉडिफाई करना करना पड़ता है। होता है। हाँ, और राइट। दूसरा पेरेंट्स को बहुत अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है। दैट्स ट्रू। ज़ाहिर है, अगर आप आपका बच्चा जो है वो, आप किसी के घर किसी गैदरिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ आपके आपका बच्चा डिसरप्टिव हो रहा है, दूसरों को भी तंग कर रहा है, आपको भी कर रहा है, और हर चीज को खराब कर रहा है, फिर या तो आप उसको कोई चाइल्ड केयर अरेंज करोगे, या ये कि आप खुद नहीं जाओगे कि वो फिर पेरेंट्स को अपनी लाइफ मॉडिफाई करनी। इट्स अ लाइफ करनी चेंजिंग पड़ती। डायग्नोसिस, राइट। बिल्कुल। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे अब एक तो आपने कहा कि स्पीच उनकी नहीं होती ना, तो अक्सर हम सुनते थे कि जब जो सुन नहीं सकता तो उसकी स्पीच नहीं होती, जो सुनेगा तो स्पीच तो होगी। तो ये सुन सकते हैं, दे कैन टेक इंस्ट्रक्शंस, राइट, लेकिन वो बोल बिल्कुल, नहीं सकते। बिल्कुल। जब शुरू में इनका डायग्नोसिस होता है तो इनकी हर चीज चेक की जाती है, जिसमें कि जो हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर वो सुनेंगे नहीं तो वो हम्म। बोलेंगे नहीं। हम्म। बहुत सारे बच्चे जो म्यूट हैं, जो कोई बात नहीं कर रहे, इस ये मतलब नहीं उनको ऑटिज्म है। उनको यही मैं पूरा कहना असेस चाह रही थी करें। एक्चुअली, हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हियरिंग का आवाज नहीं। प्रॉब्लम है, इट्स ठीक। नॉट ऑटिज्म। ठीक। उनकी हियरिंग ठीक करो, वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस में इम्पोर्टेंट है। हियरिंग वालों में भी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को 10 साल की एज पे हियरिंग लॉस डायग्नोज करते हो, तो काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए हम्म। कि जो उसकी वो कोर लैंग्वेज स्किल्स थी जो उसने स्किल्स डेवलप थी। करनी थी, वो टाइम काफी गुजर डिले गया। हो गई हैं। लेकिन हम्म। इसी तरह आप 2 साल के बच्चे को अगर हियरिंग लॉस डिटेक्ट कर लेते हो, तो फिर आप उस वक्त जो है उसका इलाज शुरू करते हो, तो उसका ज्यादा बेटर आउटकम होगी। यहाँ पे पाकिस्तान का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हियरिंग का टेस्ट बर्थ पे किया जाता है। जो ही बच्चा पैदा होता है उसको हियरिंग टेस्ट किया जाता है, और किसी बच्चे को हियरिंग का टेस्ट ठीक ना आए रिजल्ट, तो स्ट्रेट अवे उसको इंटरवेंशन की जाती है। क्योंकि वो जो कोर स्किल्स हैं स्पीच की, वो आपको जितनी जल्दी इंटरवीन करोगे उतना बेहतर उसका प्रोग्नोसिस होगा। जैसे जब टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की तो 2 साल आपको लगे हैं, कुछ लोगों को काफी साल लगे हैं मुझे पता चला, और कुछ अभी तक नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल करें। तो उसमें आपने खुद ही स्ट्रेटेजीज बनाई हैं कि आपकी वो आवाज कैसे? थोड़ी कट रही, अच्छा अब ठीक हो गई है आपकी अब आवाज ठीक हो भी। गया। अच्छा। स्ट्रेटजीज, देखिए ये तो ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, एवरी डे इज अ न्यू डे। हम्म। आपको कई स्ट्रेटजी नर्सेज बताती हैं, बिहेवियर स्पेशलिस्ट बताते हैं कि ये इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। कुछ आप अपनी अकल से भी सोचना शुरू कर देते हो कि हम ठीक। करें तो क्या करें। अम, फिर वो ओवर टाइम जो है ना, वो कोई स्ट्रेटजी काम कर जाती है। और एक बात ये भी, जिस तरह के नॉर्मल रूटीन के बच्चे को आप 2-3 हफ्ते में या महीने में टॉयलेट ट्रेन कर लोगे, ठीक। इन बच्चों को हर चीज में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है ट्रेन करने में, क्योंकि इनको समझने में बहुत देर लगती है। जिस तरह कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक बच्चे को कपड़े पहनना सिखा देते हो, एक दफा करके दिखा देते हम्म। हो, करवा देते हो, उसे हो जाता है। हो इन जाता है। बच्चों को, मुझे याद है कि मुझे ये भी था कि मेरा बेटा जो है वो कपड़े खुद पहने।
तो ठीक है। कपड़े खुद पहनने का, उसके सामने कपड़े रख दो, ना उसको सीधा पता था, ना उल्टा पता था, ना दायाँ ना बायाँ, कुछ भी नहीं पता था। जूते भी उल्टे पहनने, कपड़े पहनने ही नहीं आ रहे थे, समझ नहीं आई थी सर में क्या डालना है स्लीव्स की तरह। तो फिर उसके बाद हमें ये बताया गया, सिखाया गया कि आप इसको जो है ना रिवर्स ऑर्डर में सिखाओ कपड़े पहनने। मसलन ये कि पूरी शर्ट आप उसका सर गला भी पहना दो, एक बाजू भी पहना दो, दूसरा बाजू इतना सा डाल दो और उससे को अब इसको पूरा करो। तो उसने फिर वो जो बाजू डला पे उसको सीधा करना, जी वो कपड़े पहनने गए। उसके बाद कुछ टाइम इस तरह करो, फिर उसके बाद ये करके गले में डाल दो और उसके बाद उसको कहो कि अब ये बाजू भी तुम डालो, ये बाजू भी तुम डालो। 2 बाजू डाले, फिर आपको ठीक उसको गले में पहनना सिखाया। उसके बाद आपने उसको जो है सीधा और उल्टा सिखाया, फिर ठीक आगे और पीछे सिखाया। आई मीन इट ठीक। एवरी सिंगल स्टेप हैज़ टू बी टॉट। इतनी दफ़ा, इतनी रिपीटेडली। रिपिटिशन, हाँ। बहुत दफ़ा रिपिटिशन करनी पड़ती है, बार-बार करनी पड़ती है। आपके जैसे कहते हैं सब्र का भी इम्तिहान है। आई नो। तो फिर आई नो। कि आपको इतना, क्योंकि मेरी गर्ल्स हैं 3 माशाल्लाह, 3 लड़कियाँ हैं, तो उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। उन्होंने तो एक ने दूसरे से जो है सीख के तो कर दिया था। लेकिन ये जो उनसे हैं, ये इनको हर चीज़ बार-बार, बार-बार आपको दिखानी पड़ती है, रिवर्स ऑर्डर में करनी ठीक है। पड़ती है। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश करते रहेंगे उतना ज़्यादा, फ़र्ज़ किया कितना आसान है, बच्चे को बस कपड़े खुद ही पहना दो और हुँ, तैयार हो गया। हुँ। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सिखाओ कि कपड़े पहनना खुद पर कैसे, और खुद बिल्कुल। करना। तो ये अब अगर शर्ट्स हैं, जैसे कॉलर शर्ट है और जैसे टी है, तो अब कॉलर शर्ट की ट्रेनिंग हो गई, तो क्या वो उससे कर पाएगा कि कॉलर है, चलो ठीक है, द डिफरेंस है, ये शर्ट है, तो मतलब दोनों जब चेंज आप करेंगी, तो यू हैव टू ट्रेन हिम अगेन फॉर अ डिफरेंट शर्ट। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि उसको समझ आए। ज़रूरी हो सकता है नहीं उसे है। आ जाए। कई दफ़ा उन ऐसी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हमें नहीं आ हाँ, रही होती। रही होती। और कई ठीक। दफ़ा जो है आपको हर चीज़ जो है सिखानी पड़ती है। अच्छा। बिल्कुल। और कलर। आवाज़ आपकी नहीं है। नहीं आ रहा अब आ रही है, अब आ रही है। अब है। बीच में आपकी आवाज़ ज़रूर मुझे इंटरप्ट बताएँ, होती है। मुझे आज जाके फ़ोन खरीदना पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे खर्चा करना पड़ेगा, एप्पल कार्ड ही लूँ और मैं ना अपना फ़ोन चेंज करूँ। आई डोंट नो, बट आई विल डू दैट, आई थिंक सो। लास्ट वाला भी बड़ा मेस अप हुआ मेरी आवाज़ की वज़ह से। तो कलर का मैं पूछ रही थी, कलर ऑफ द शर्ट, आर दे वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ कलर ऑफ द शर्ट? नहीं, कुछ लोग होते हैं, मैंने अच्छा। सुना है कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक खास टेक्सचर पहनते हैं, खास कलर पहनते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल क्लोथ्स इन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनके बीच में ये सिलाई नहीं होती बिल्कुल, ओह! अच्छा। क्योंकि वो सिलाई की वो जो एज, उससे भी लोग तंग हो तंग सकते हैं। होते हैं। ऐसे स्पेशल क्लोथ्स भी इनके लिए बनाए जाते हैं। तो हर एक, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी नीड्स हैं, उसके मुताबिक जो है ना उसको फिर आपको मॉडिफाई करते रहना करना होता है, पड़े, उनकी जो एनवायरनमेंट है। खुद बिल्कुल, आपको फाइंड भी करना पड़ेगा कि ये क्या बिल्कुल। चीज़ है ना? तो थोड़ा मुझे ये बताएँ कि ये हम इसको जेनेटिकली प्रॉब्लम जेनेटिकली या ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ आइडिया म्यूटेशन हो रही है? ये किस क्या कुछ इसका है कोई इसका पता है? इसका एक्चुअल कॉज़ किसी को भी नहीं पता। अभी तक इस पे रिसर्च हो रही है। और अच्छा। एक्चुअल कॉज़ कोई भी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको कहते हैं जीन्स है, लेकिन कोई जीन्स लिंक्ड नहीं है। अभी तक कोई आइडेंटिफाइड इसकी जीन्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फूड एडिटिव्स हैं, कुछ लोग वैक्सीन्स को ब्लेम करते हैं, कुछ को ब्लेम करते हैं। उम, कुछ मुख्तलिफ हुँ, थ्योरीज़ हैं, लेकिन हुँ। कोई एक ख़ास कोई वजह जो डोमिनेंट है अभी तक नहीं। थ्योरी भी नहीं है, नहीं, कोई भी नहीं, नहीं कोई डोमिनेंट थ्योरी अभी तक, कोई डोमिनेंट थ्योरी इसमें नहीं है। नहीं आई। अच्छा। बहुत से लोग वैक्सीन्स का कहते हैं, जिस तरह एमएमआर एक वैक्सीन थी, बड़ी वेल नोन वैक्सीन है, हुँ, जो यहाँ हुँ, पे हुँ। हुँ, हुँ। 18 महीने की एज पे बच्चों को लगाई जी, 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 जाती है। जी। और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को एमएमआर लगा तो उसके बाद जो है उसने बोलना छोड़ दिया करना चाहिए। मेरे बेटे को एमएमआर लगा ही नहीं, मैंने ओह! लगवाया नहीं था उसको एमएमआर। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि एक एक आंसर नहीं है, नहीं अभी आंसर। किसी के पास भी एक आंसर नहीं है। और ठीक। अल्लाह करेगा कि किसी को कोई आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक देयर इज़ नो सच थिंग एज़ यू कैन से कि भई दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ व्हाई इट हैज़ हैपेंड। होता। अच्छा। होता। अब अभी अब अभी देखिए, नहीं, कैन आपकी यू हियर मी? आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही अब है? आ आई डोंट नो। रही है। आ रही है? अच्छा। मुझे ये बताएँ कि इनको फ़ियर और डर्ट का सुना है कि प्रॉब्लम होता है। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि फ़ियर क्या है और डर्ट नहीं, क्या है? नहीं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, इनको डर नहीं लगता, सड़क पे चले जाएँगे, गाड़ी का एहसास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे, हर हर एक नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे
सीधा सड़क के दरमियान जाके खड़े हो जाएँगे, उनको नहीं पता चलेगा गाड़ी है जो मुझे खुदा ना खास्ता हिट कर देगी। और डर्ट का भी कुछ तो डर्ट को एन्जॉय करते हैं कि बीच में कीचड़ में खूब छलांगे मारी किया, तो वो नहीं होता, इनको वो सेंस नहीं होते। कुछ को नहीं अच्छा, होते, कुछ को होते हैं। कुछ को होते मेरे हैं, कुछ को नहीं। अच्छा, मेरे बेटे के हाथ में अगर जैसा हनी या जाम या कुछ वो भी लग जाए, हाथ स्टिकी हो जाए, बहुत ज़्यादा तंग होता है, बस ऐसे बैठा रहता है। फिर उसको कहो जाओ धो लो हाथ, तो वो धो लेगा जाके। तो एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो आप ये बताएँ कि जब छोटे बच्चे हैं, तो जैसे हम नाम लेते हैं ना, हमें सबसे पहले यही समझ आती है, हम ला नाम लें तो वो मुतवज्जा होंगे ना, बुलाएँगे कि भई आवाज़ देंगे। तो ये वाला रिकग्निशन उनको है कि मेरा नाम ये है। उनको ये समझ आती है कि माय नेम इज़ दिस। कभी होता है, कभी नहीं होता। अगेन अच्छा, दिस इज़ डिफरेंट। किसी किसी को समझ आती है कि ये मेरा नाम है, किसी को नहीं समझ आती। अच्छा। तो उस हाँ, ऐसा होता है। हर बच्चा अच्छा, डिफरेंट है। मुझे याद है मेरा बेटा जब छोटा था तो उसका नाम लेते रहो तो वो सर उठा के भी नहीं देखता था। लेकिन अब मैं नीचे हूँ और उसको ऊपर से बुलाऊँ तो भागता हुआ आ जाएगा। मतलब ये कि वही बात है कि वो एक स्टेज थी बिल्कुल, अभी नाम नहीं उसने लिया। अच्छा। उम, अ, अब ये है कि उसको सेंस है इस चीज़ की। अब मतलब कितने किस हद तक कोई बच्चा फंक्शनल हो जाता है, जनरलाइज़ नहीं कर सकते। नहीं कर अगेन यू कांट सकते। जनरलाइज़ कि इस ये वाला ये कर रहा है तो दूसरा भी ये कर लेगा। और अगर नहीं कर रहा तो कोई क्यों नहीं आप कर हर रहा है? एक ऐसा नहीं आप कर अपनी सकते। जर्नी है हर एक की, सेपरेट बिल्कुल जर्नी है। अपनी जर्नी है, बिल्कुल हर एक की अपनी ठीक है। जर्नी है। तो एक और मेरा क्वेश्चन मुझे आ रहा था, जैसे अगर मेरा जैसे बेटा फ़ोत हुआ, उसको कुछ हार्ट का इश्यू था या इस तरह था, तो मुझे जब मैंने सेकंड टाइम मैं सोच रही थी कि मैं तो उसी को मैं तो वापस लाना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी होगी, सो आई वाज़ थिंकिंग कि यार मैं पहले से ये फाइंड आउट नहीं कर सकती किसी तरीके से कि उसको हार्ट का इश्यू ना हो, और अगर मेरा सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड भी अगर ऐसा हुआ, तो आपको ये फ़ियर, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी 3 बेटियाँ हैं, तो आपको ये फ़ियर नहीं था कि यार मैं अगर आगे बच्चा भी अगर मेरा ऐसा हो गया, तो लाइक आप ठीक थी, आपने कहा नहीं अल्लाह के हवाले चलो, लेट्स सी, उसमें आपका क्या, आपका स्टैंस क्या था उस टाइम पे? नहीं, ऐसा फ़ियर नहीं था, अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई फ़ैमिली में ऐसा था ही नहीं। और दूसरा ये कि नहीं था ऐसा, अल्लाह पे यकीन था कि ठीक ही होगा। ठीक ही होगा। अच्छा, ठीक है। और आपको ये और भी नहीं आइडिया नहीं कि कोई जेंडर बायस्ड, मतलब जेंडर का इसमें इश्यू नहीं है कि जेंडर होगा, फीमेल में ज़्यादा है, मेल में ज़्यादा है? वैसे तो इसका जो प्रेवलेंस है ये मेल्स में ज़्यादा है, अच्छा, फीमेल्स में नहीं है। लेकिन ये कि आपको नहीं पता कि हो सकता है कि आपकी गर्ल को भी हो, बॉय को भी, एक से ज़्यादा सिबलिंग्स को भी हो जाता है। अच्छा, किसी फैमिली में सिर्फ एक को होता है। अच्छा, ठीक। यू कांट प्रेडिक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बर्थ से पहले आप इसको डायग्नोसिस कर सको। ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो आप डायग्नोस कर सको कि जी, जैसे आप हार्ट की डिजीज का बता रही हैं, तो हार्ट की तो अगर डिसऑर्डर कोई हो बेबी को, तो बर्थ से पहले अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चल जाता है कि कोई जैसा ठीक स्ट्रक्चर बात है। हार्ट का कोई है, उसका कोई डिफेक्ट है, कोई ब्रेन का डिफेक्ट है, कोई गट का डिफेक्ट है, वो आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड पे टेस्ट से। डाउन सिंड्रोम का बर्थ से पहले ड पता हुँ, चल जाता है। आई नो, बिल्कुल। लेकिन दिस इज नॉट अ कंडीशन कि जो आप बर्थ से पहले डायग्नोस कर सकते। तो इवन बर्थ के बाद भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हुँ, गेट डायग्नोसिस ना? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, बर्थ के बाद भी। इससे मेरा एक और बस ऑलमोस्ट लास्ट ही क्वेश्चन था कि मैंने सुना है कि जब ये बच्चे अब बताइए जैसे आप इनकी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, यानी कि सुबह इतने बजे उठना है, टीथ साफ करना है, ये करना है, वो आपने उनको एक रूटीन में डालना है, और जैसी कहीं भी खाने की या किसी भी चीज की रूटीन हटेगी तो वो हट जाएंगे। तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी उन मदर्स के लिए वंस दे आर उनका हो गया, पता चल गया, आप क्या क्या मशवरा क्या देना चाहेंगी ऐसी मदर्स को? असल में इस बिल्कुल यही आपको वाली बात थी, यही मशवरा सबसे अच्छा है कि आप एक रूटीन को सेट करें और उस रूटीन पे चलें। उस क्योंकि उनको इन इन बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है। बिफोर एंड आफ्टर का इनको पहले बताओ। जिस तरह की अगर आपने किसी बच्चे को अगली सुबह गाड़ी में डाल के दूसरे शहर लेके जाना है, आप उनको बेशक वो समझे ना आपको रात को उनको बताना पड़ता है कि सुबह हम गाड़ी में बैठेंगे और हम जाएँगे। उनको आपने अनाउंस करना होता है। वरना ज़रा-सी रूटीन से हट जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत डिसरप्टिव हो जाते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं कि ठीक। आप कि उनके रूटीन से चीज़ हट गई है। तो पहली बात यही है कि आप एक रूटीन सेट करें कि भई फ़र्ज़ किया सुबह नाश्ता है तो नाश्ते का ये टाइम है, ये नाश्ता है। फिर ये कि उसके बाद हम नहाएँगे, उसके बाद ये कि हम ये करेंगे, एक रूटीन सेट हो, उस बच्चे को प्रेडिक्टेबिलिटी हो। जैसे अब इनके स्कूल्स होते हैं, उनमें भी बाकायदा इनको एक टाइम टेबल सा दिया जाता है, विजुअल टाइम टेबल दिया जाता है इनको, हाँ, अच्छा। जिसमें बाकायदा लिखा जाता है कि जिस तरह ब्रेकफ़ास्ट है, फिर उसके बाद है आर्ट क्लास है, फिर अगर उनको कह रहे हैं कि उसके बाद हमने एक्सरसाइज़ के लिए जाना है या हमने स्विमिंग के लिए जाना है, तो वो पूरे वो उनको जो है वो पिक्चर्स के साथ उनको दिखा दिया जाता है।
वो बच्चे फिर पूरा एक ही चीज करते जाते हैं और वो अपना कार्ड जो है ना वो जमा करते जाते हैं, उनको लगता है कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ दिस। रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये कि छोटी ठीक छोटी स्ट्रेटजीज ऐड आप करते जाओ उसमें। फर्ज किया कि आपके बच्चे को अगर सीरियल खाना पसंद है, तो आप उसे सीरियल जरूर दो, लेकिन आप कुछ और वैरायटी भी देना चाहते हो, कुछ सीरियल में ऐड कर दो, फिर अच्छा दूसरी दफा कुछ और कर दो, ताकि आप उसको डाइवर्सिफाई भी करते जाओ उस चीज को। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर सीरियल खाना पसंद है, सारी उम्र वो सीरियल तो नहीं ब्रेकफास्ट में खा सकते, किसी दिन कुछ और दे दो। तो स्ट्रिक्ट रूटीन्स रख के और उसमें फिर छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस भी आप साथ साथ करते जाओ, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये चाहते हो कि आप उनको ट्रेन कर लो, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर सके। हमारी हर बच्चे के जैसा नॉर्मल बच्चा है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेड है, जो भी है, हम यही चाहते हैं कि उसकी इंडिपेंडेंस आ जाए। और किस हद की इंडिपेंडेंस आप उसकी ला सकते हो, उसमें आप छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज डालो, अपने टारगेट्स बढ़ाते जाओ और मुसलसल वर्क करते जाओ। किसी दिन जो है ना वो कहते हैं ना कि सम डे द पेनी विल ड्रॉप, कि भाई वो हो जाएगा उसे। जैसे मैं कपड़े पहनने की एग्जांपल दी थी, अगर मैंने टारगेट बना लिया था कि मैंने इसे सिखाना है कपड़े कैसे पहनने हैं, तो उसको तो महीनों के हिसाब से लग गए थे, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि अब वो कपड़े खुद अपने पहन लेता पहन है। लेते हैं। और दूसरा आप अभी कह रही ना कि इधर आ जाओ, बस कर जाओ, टॉयलेट से बाहर आ जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस भी तो समझने में उनको काफी टाइम लगा होगा ना, कि ये इंस्ट्रक्शन है, आई हैव टू एक्ट अपॉन इट। तो वो बिल्कुल। बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज नहीं हुआ होगा उनको ये समझाने में, या तो ये इंस्ट्रक्शन बस, लेते हैं? हाँ, कुछ बच्चों को तो लैंग्वेज बिल्कुल ही समझ हम्म नहीं आती, और हम्म, कुछ की इतनी एबिलिटी होती है, जिस तरह अगर मैं अपने बेटे की एग्जांपल दूं, उसको उर्दू और इंग्लिश दोनों समझ आती हैं। अच्छा। उर्दू में जब मैं उसको बोलती हूँ, उसको ये भी पता होता है कि अब इसको गुस्सा आया, मैं ये उर्दू में बोल रही हूँ, मैंने सुनना ही सुनना है। तो अच्छा। इसलिए बिल्कुल ही। इसलिए अच्छा, जिस तरह हमारी के, अम्मियाँ हिंदकों पे शिफ्ट होती थी तो हमें समझते थे अब जी बस अब मार है, अब चप्पल ले आना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी भी अम्मी जब उर्दू से पंजाबी में आती है, मुझे पता होता था मेरी खैर नहीं है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसको जो है, ये जब मैं उर्दू पे आती हूँ, उसको पता होता है मैंने इसकी बात सुन्नी सुननी है, लेकिन अच्छा, ये गुस्से को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो अच्छा। जिसके कहते हैं क्यू डिपेंडेंट होते हैं, ये आपने ना उनको क्यूज देने होते हैं। ठीक जस्ट सिट ठीक। डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ईट योर फूड, दिस दैट। वो आपको क्यू डिपेंडेंट, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुसलसल आपने उनको बताना होता है कि क्या ठीक। करना है। उन्हें समझ नहीं आता। अगर मैं बेटा सोफे पे बैठा है, वो 4 घंटे उधर ही बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रख के। अगर मैं उसे कह दूंगी उस दौरान के अब तुम टीवी देख लो, अब तुम जाके शावर ले लो, अब तुम खाना खाने आ जाओ, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। ही इज वेरी क्यू डिपेंडेंट। अच्छा। तो जो ही मैं उसको कहूंगी, फौरन वो कर देगा, बहुत ओबीडियंट है। अच्छा। लेकिन ये कि ही हैज टू बी टोल्ड, टोल्ड कि क्या चीज करनी है। वरना वो उधर ही बिल्कुल। रहेंगे। अच्छा, एक बहुत हमारी अच्छी व्यूअर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। माय सन इज ऑटिस्टिक एंड ही इज जस्ट 4, ही इज नॉन वर्बल एंड आई एम राइटिंग फॉर हिज स्पीच, आई एम वेटिंग फॉर हिज स्पीच, हाउ यू मैनेज टू बैलेंस योर करियर एंड डोमेस्टिक लाइफ विद एन ऑटिस्टिक सन? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है। सवाल, बहुत सो मुश्किल है, जवाब भी बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कि को मुझे इसका जवाब नहीं देना आ रहा। आई नो। आप अक्सर ये इसलिए हो देना जाता है नहीं ना आ कि रहा क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, देयर इट्स अ सो आई मच नो ऑफ आई नो। पर्सनल सेक्रीफाइस गोज इनटू दिस। वो जैसे कहते हैं अपनी जात को बिल्कुल कहीं भूल के, कहीं हम्म, छोड़ देते हो, जात को मैडम भूल। वैसे देखें, कितनी दफा हम नॉर्मल लोग, नॉर्मल बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह के साथ भी कभी कहते हैं यार हम्म आई वांट टू गिव अप, लाइक आई एम डन। तो हम्म व्हाट मोटिवेट्स यू कि नहीं यार, नो 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 नो, यू हैव टू कीप गोइंग? कभी थक जाते हैं ना हम, बिल्कुल सदूते बच्चों का ठीक ठाक हैं और हम भी कहते हैं यार उफ अल्लाह बस भाई, बस बस दूसरों के। आई हाँ। वाज अ चाइल्ड लवर, अब कोई बच्चा किसी का आ जाए मैं कहती हूँ खुद ही संभालो भाई, मुझे मत दो। यू नो तो आप व्हाट मोटिवेटेड यू along the whole journey कि नहीं यार, मुझे ही तो हिम्मत करनी है? बस ये बस कुछ अलग ही मुझे लगता है कि लोगों की टाइप्स होती हैं, there's many types of people। हम्म कुछ लोग जो होते हैं they take an easy ride। कुछ लोग हम्म होते हैं, हम्म, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स हैं, बट they never worked as a doctor। मेरी क्लास की मेडिकल कॉलेज की क्लास की थिंक 70-80% लड़कियों ने काम नहीं then किया। ठीक। शादी हुई, बच्चे हुए, घर तो बैठ बस गए, सो दे टुक द इजी राइड, दैट वाज देयर डिसीजन। सो दे डिड इट। हो सकता है उनका डिसीजन हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, इन ऐसे हो। लॉज, ये वो सब कुछ एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, लेकिन people just to choose to live their life in this way कि भाई हम्म अपना करियर भी करना है, अपना जो है
बच्चों के साथ भी करना है, लेकिन ये आसान नहीं होती। कोई भी वर्किंग मम जो है आपको यही बात बताएगी, ये जर्नी आसान नहीं होती। उसके ऊपर एक ऑटिस्टिक बच्चा भी आप ऐड कर दो उस इक्वेशन एक में, तो फिर ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती होती है। है। आपको अपनी फैमिली की, आपको अपने हस्बैंड की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, और उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था इसके बगैर। और इस वजह से ये है कि हम्म एवरीबडी हैज टू डू हम्म इन्होंने मेक देयर ओन डिसीजन। ओन डिसीजन। इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन नाउ, पाकिस्तान और यूरोप और अब्रॉड, वो योर रिकमेंडेशंस, क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन था तो इन्होंने पूछा है। आई थिंक बेस्ट प्लेस वो है जो आपके रिसोर्सेज आपको अलाउ करें। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट प्लेस इंग्लैंड है, तो क्या आपके रिसोर्सेज या आपके सोशल सर्कमस्टांसेस या आपकी फैमिली लाइफ या आपकी प्रोफेशन, ये चीजें आपको अलाउ करती हैं कि आप यहाँ आ सको, इमिग्रेशन के वो सारे हुप्स क्रॉस कर सको, एक सेटल इधर लाइफ में सेटल हो? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेस्ट, अगर अगर आपके पास फैसिलिटी है, कहीं जा सकते हो, कर सकते हो, तो बेस्ट प्लेसेस और भी हैं। आपको अपने ही इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू मेक योर डिसीजन। तो वाज अगर किसी को होम। आप कहो जी हम्म कि जैसा आप अमेरिका में आप कहें कि बेस्ट प्लेस अमेरिका है, हम्म लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस में मुझे इस वक्त यहाँ सूट कर रहा है कि मैं हम्म यहाँ हूँ, मेरी जॉब इधर है, घर इधर है, बाकी बच्चे इधर हैं। तो मुझे, मेरे लिए ये बेस्ट प्लेस है, आपके लिए वो बेस्ट प्लेस है। तो इसलिए आई थिंक बेस्ट ये है कि जिन जिन मम्स को अल्लाह ताला ने इस चीज से गुजार रहे हैं, तो वो अपनी जो है ना स्ट्रेटजीज बनाएं, लर्निंग करें, खुद हम्म सीखें। खुद बहुत सीखे। सारी चीजें देखिए जी, इनकी लाइफ स्किल्स जो मॉडरेट टू सिवियर ऑटिज्म वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनको लाइफ स्किल्स सिखाना है। हम वहां से ज्यादा कौन सिखा सकते हैं लाइफ स्किल्स? ट्रू। अगर हम अपनी लाइफ की तरफ भी देखें, हमने लिबास कैसा पहनना है, हमने खाना कैसे बनाना है, हमने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो हमारी माँ ने सिखाई हुई है हमें। बिल्कुल माँ बिल्कुल। सबसे बड़ी है। एकेडमी है, एंड शी इज द वन जो आपको मेजोरिटी टीचर नहीं सिखा सकेगी आपको। ये टीचर के पास आप 6 घंटे के लिए होते हो, लेकिन माँ के पास आप 18 घंटे के लिए दिन में होते हो। सो दैट्स वाई ये जो मम्स हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, अगर वो स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद 6 घंटे का स्कूल है, उसके बाद 18 घंटे आपके पास है, उसके सोने का क्या रूटीन होगा, किस तरह आप उनको उसको सोने के, फर्ज किया अगर इसने कहा मैं 9 बजे इसको बेड में डालूंगी, मैं घर को क्वाइट कर दूंगी, मैं इसको कंफर्टेबल कमरा होगा, ये होगा, खामोशी होगी, ये वो सब कुछ, तो वो फिर आप ही कर सकते हो। तो आई थिंक द बेस्ट प्लेस के बजाय आप ये सोचो कि मैं अपने बच्चे के लिए को बेस्ट किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। एजुकेट योर सेल्फ टू हेल्प हम्म देम, हम्म, लर्न लर्न व्हाट यू कैन डू, और पूछें, दायमा ग्रुप्स ज्वाइन करें ज्वाइन करें। जरूर। मेरा जैसा ये सपोर्ट क्वेश्चन था। ग्रुप ठीक होता है। है, उसमें कई ऐसी जो है स्ट्रेटजीज आपको बताई जाती हैं कि जो आपको वैसे नहीं पता चल रही होती। तो हम्म आपको ये सपोर्ट ग्रुप्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर ऑटिज्म का इंसिडेंस है 3% लेट्स से, तो 100 बच्चों में से 3 बच्चे हैं ऑटिस्टिक, जिसका मतलब है 100 माओं में से 3 माएँ आपको ऐसी मिलेंगी कि जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। तो उन 3 माओं को ढूंढें और उनके साथ जो है आप लिंक कनेक्ट अप करें। करें, हम्म कनेक्ट करें, बिल्कुल। बिल्कुल। अब वैसे ही उनका मुझे लगता है क्वेश्चन इस तरह होगा ना कि अब्रॉड में, जैसे मुझे पता है कि यूएस में एजुकेशन बहुत अच्छी है, आई कैन रिकमेंड आप, तो इस तरीके से वो शायद पूछ जाती हो कि यूरोप में भी फैसिलिटी ऐसे बच्चों की, जैसे अब आपने यूके में बताया कि उनका अपना एक आर्ट का एक पूरा गैलरी है, सब कुछ है, तो इस लिहाज से भी शायद उनका ये क्वेश्चन होगा कि किस जगह दुनिया में किस जगह ज्यादा बेहतर, अगर आपको पता है तो आप आई इसको थिंक बताएं। अगर उस एस्पेक्ट से देखें तो मुझे यूके की सेटिंग इसलिए अच्छी लगी है, ऑलरेडी ऐसा ही है। मैं, क्योंकि वेलफेयर स्टेट्स हैं, इसमें इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली पे नहीं है। और अच्छा। जो बच्चे आज बच्चे हैं, ये कल बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे। मेरा बेटा 25 का है, तो इसका जो बच्चा आपको आज 5-6 साल का लग रहा है, कल का जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनमें सबसे अच्छी अरेंजमेंट इस सेंस में होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि मेरे बेटे को जिस तरह 22-23 के तक वो कॉलेज गया है, स्पेशल नीड्स के कॉलेज में गया है, उसके बाद उन्होंने हमें ऑप्शन दी थी कि आप इसको क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ अडल्ट की जिम्मेदारी स्टेट की है, बच्चे की भी जिम्मेदारी स्टेट की है इन इस कंट्री में। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम इसको अपने पास रखें, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये थी कि हम इसको केयर में दे दें, उनको केयर कहीं में। नहीं, अब आप आप संभालो। संभालो, हम आके कभी कभी इसको मिल लेंगे। तो हमने जो ऑप्शन चूज की वो ये थी कि हमने इसको अपने पास रखा।
और फिर क्वेश्चन ये था कि अगर आप इसको पास रखोगे आपको स्टेट से क्या हेल्प चाहिए, तो स्टेट से जो हेल्प, हाँ एग्जैक्टली exactly. तो फिर ये था कि हमारे सर्कमस्टांसेस को जज किया गया, उसके मुताबिक हम्म, केयरर्स इसको मिले, ये वो सब कुछ। ही स्पेंड्स हिज ओन डे, वी स्पेंड आवर ओन डे, इन द इवनिंग वी आर टुगेदर, नाइट वी आर टुगेदर, वीकेंड्स पे हम इकट्ठे हैं। तो वो इस तरह है कि वेलफेयर स्टेट में ये तो आपको फायदा होता है। ठीक है। पाकिस्तान में आप जो है अपने फैमिली की गुडविल पर डिपेंड करते हो, दाएं बाएं के रिश्ते। पाकिस्तान में तो बहुत सी चीजें गुडविल पे होती हैं होती ना, है अल्लाह के खौफ पे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में होती हैं। लोग मदद कर मदद। देते हैं एक दूसरे की, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, किसी का सहारा बन जाते ठीक हैं। है। इनका अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट जल्दी जल्दी लेते हैं कि व्हाट अबाउट देयर मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स इन फ्यूचर फॉर नॉर्मल लाइफ एंड दे विल बी डिपेंडेंट होल लाइफ लाइक एंटायर लाइफ दे विल बी डिपेंडेंट एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑटिस्टिक्स इन यूरोप। प्रॉब्ली यूरोप का तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, बट ये कि वैसे रिलेशनशिप्स में जब ये अब अगेन आपका बच्चा 25 का है तो शादी की अगेन उम्र है तो आप। डिपेंडेंट, अगेन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर कोई ऑटिस्टिक ऐसे हैं कि जिनकी शादी भी होती है, मैं एग्जांपल जानती हूँ जो कि रिलेशनशिप्स भी इनकी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि जो नहीं कर सकते, जिनकी ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो अगेन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपका जो बच्चा अगर किसी का बच्चा अगर इस वक्त 6 साल का है और वो सोच रहा है कि 25 साल का होके इसकी शादी हो सकेगी कि नहीं, आपके पास उसका जवाब नहीं है, किसी के पास भी वो जवाब नहीं है। 25 साल की एज में वो कितना वो फंक्शनल हो जाएगा, ये वही टाइम बताएगा वो कितना राइट। फंक्शनल हो जाएगा। एंड ओनली देन मे बी योर चाइल्ड विल बी एज केपेबल कि वो अपने आप को संभाल सकता है, अपनी वाइफ की लुक आफ्टर कर सकता है, बच्चे उसके होंगे, घर को, पैसों की जिम्मेदारी। कुछ को तो मनी सेंस ही नहीं है। मेरे बेटे को पैसों का सिर्फ इतना पता है कि दुकान से कोई चीज उठाई है वो उसको बाहर नहीं लेके जाना जब तक कि टिल पे कुछ देना नहीं है, मगर ये नहीं पता कि क्या देना कितने है। देने हैं, क्या चेंज लेना है, क्या करना है। तो फिर वो मैरिज में तो कितनी, और टेस्ट से क्या, बहुत से नॉर्मल को ही नहीं पता कि मैरिज जो है वो कैसे निभानी है। तो कितनी अच्छी बात इट्स किया सच अ, बिल्कुल। तो इसलिए आपने। ये कि यू कैन ओनली ट्राई एंड होप एंड मेक दुआ। तो बाकी जो है अल्लाह ताला के हाथ में, किसके मुकद्दर में क्या वो देंगे। हमारा ऑल दो टाइम तो एंड हो रहा है, बट मैं 10 एक मिनट आपके और ले लेती हूँ। इन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक ने पूछा कि जैसे आपका अपना बच्चा है, उसके सिबलिंग्स हैं, अब सिबलिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं सपोज, फिर कैसे मैनेज करें। उन्होंने पूछा हाउ मच इट अफेक्ट्स द अदर किड्स स्पेशली व्हेन दे आर ग्रोइंग इन एन एज एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। तो कैसे नीचे बच्चा तो 2 साल का आपका बिल्कुल ठीक बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है जो कि ऐसा है, या वो शोर कर रहा है या वो सेंसरी इश्यूज हैं, तो छोटा बच्चा भी तो डिस्टर्ब हो रहा है उससे, तो कैसे आपने मैनेज किया या कैसे मैनेज करें पेरेंट्स। बस ऐसा है कि वो फिर पेरेंट्स के लिए, देखिए अगेन फिर पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कितना पेरेंट्स उनको लेके चलते हैं साथ। ठीक है। बहुत सारे सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत बड़ी सपोर्ट, बहुत सहारा बन ठीक जाते हैं अपने। मेरी बेटियां जो हैं अपने भाई का इतना केयर करती हैं कि मेरे लिए रिप्लेसमेंट मेरी बन जाती हैं कभी जरूरत हो बिल्कुल तो। ठीक। वो उसको संभाल, उनकी उसकी नीड्स उन्हें पता है, उसे पानी भी देना है, उनको पता है खाना उसको देना है, उसको वो घर में सेफ उसको रखना है, सारा कुछ करना है। तो सिबलिंग्स उतन को इन्वॉल्व, एक हमदर्दी हो जाती है यकीनन, वो देख रहे होते हैं, वो भी लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक सिबलिंग को है तो दूसरे सिबलिंग्स जो है वो कोई पीछे हम्म, रह जाएंगे। हम्म, मेरे ख्याल ऐसा होता है, वो सिबलिंग्स एक ऐसी एनवायरनमेंट में फिर ग्रो कर रहे होते हैं कि वो चैलेंजेस भी पेरेंट्स के देख रहे होते हैं, उनको पेरेंट्स के साथ भी बड़ी हमदर्दी हो जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। और अपने बड़े बहन भाई या जो भी बहन भाई है, मैं बहुत सारी यहाँ एग्जांपल जानती हूँ जिनका छोटा बच्चा, सबसे छोटा जो है ऑटिस्टिक है, बाकी ठीक है, ठीक है। लेकिन वो इतना अच्छा केयर करते हैं। वो जब के मुझे लगता है कि जब ये छोटी एज के होते हैं उसे जितना पेरेंट्स इनको आपस में एंगेज और बॉन्डेड रखेंगे ना, कि आप आपस में आपकी बॉन्डिंग रहे, अगेंस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस आप बॉन्डेड रहो आपस में, इतना ही जो है ना वो बड़े होके भी एक दूसरे का केयर करेंगे। करेंगे। सो इन्होंने जो पूछा कि व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू द पीपल हु आर रिलेटेड टू ऑटिस्टिक किड्स एज फ्रेंड्स, व्हाट कैन वी डू टू मेक देयर लाइव्स बेटर एंड हाउ कैन वी हेल्प दोज पेरेंट्स हु आर गोइंग through this struggle because they need, like they need support, they need rest and they need understanding। तो हमें आई क्या थिंक करना चाहिए एज अ सोसाइटी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि वाकई ऐसे पेरेंट्स जो है ना वो हमारी हर चीज जो है ना एक अपॉलॉजी के नोट पे स्टार्ट होती है। आई एम सो सॉरी ये तंग कर रहा है, आई एम सो सॉरी अब तंग तो नहीं हो रहे, आई एम सॉरी ये शोर कर रहा है, आई एम सॉरी ये बैठ नहीं रहा, आई एम सॉरी पे आप होते हो। उन पेरेंट्स को आप कंफर्टेबल करें। आप एक तो ये बात है कि आप समझें कि उस पेरेंट के इख्तियार में नहीं है, उसके इख्तियार में होता ना तो वो इस तरह करके चुटकी बजा के अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है और अपने बच्चे को भी जो है ना। लेकिन उनसे हमदर्दी करें और उनको, अगर आप ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट के भाई उनको 2 घंटे का रिलीफ ही अगर कोई दे रिलीफ। देना कि भाई आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हो
तो चलो मैं आपके बच्चे के पास घर आके बैठ जाती हूँ, आप जाओ ग्रोसरी कर लो, या हस्बैंड के साथ चले जाओ, या कोई थोड़ा सा अपने टाइम में से कुछ टाइम उनके लिए निकाल लें। और फिर ये कि जैसा मेरी तो बहुत अच्छी-अच्छी फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जिनमें हम रहते हैं, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि मुझे जो बाय नेम उस मेरे बेटे एक स अब तो मेरा बेटा बहुत सेटल्ड है, वो तो बैठता है चुप करके हर जगह, लेकिन एक स्टेज थी कि जब मुझे कोई बाय नेम कहता था ना, उसको ज़रूर लेके आना है। जिस तरह कोई पार्टी है या हुँ, गैदरिंग है, फिर मैं लेके जाती थी। अगर कोई नहीं कहता था, मैं नहीं लेके जाती थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग अनकम्फ़र्टेबल हों, ये डिसरप्ट करे। लेकिन कुछ 2-4 फ्रेंड्स ऐसी हैं कि जो हमेशा मुझे कहती है, उसको ज़रूर लाना है, आपने उसको लाना है। और फिर मुझे एकदम से बहुत हौसला होता था कि नहीं, इस हाउसहोल्ड में ये वेलकम है, मैं हुँ, इसको ले जा ले सकती सा हूँ। जा सकता सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज़ समथिंग जो आपके साथ सिर्फ वही शेयर करेगा कि जो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर ले। दूसरे लोग शायद इस चीज़ को उन्हें पता भी ना चले। तो यही है कि उस माँ को थोड़ा-सा रिलीफ ज़रूर दें, हौसला ज़रूर दें, और सपोर्ट की बात करें उनसे इन द वे कि भई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हो। और दैट्स ऑल यू कैन डू फॉर देम। हुँ, घंटे 2 घंटे की रिलीफ भी बहुत मैटर करती मैंने है। बिल्कुल, उनको अकेला यही मत बात छोड़ें। हुँ, बहुत से ऐसे पेरेंट्स बहुत अकेले हो जाते हैं, उनको अकेला ना हाँ, छोड़ें। कुछ ना कुछ दैट्स ट्रू, उनकी लाइफ में, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि हम इस जिस तरह आप भी अब्रॉड रहती हैं, मैं भी रहती हूँ, यहाँ पे फैमिली तो नहीं होती। ट्रू, आप बहुत हेविली डिपेंडेंट होते हो फ्रेंड्स पे, फ्रेंड्स पे, कम्युनिटी पे। हुँ, तो इस वजह से ये है कि आप उन लोगों को इंक्लूड करके रखें। रखें। और यही बात इसको आगे लेके चलते हैं उनका बिलीव ऑन अल्लाह's प्लान दैट यू आर द चोजन वन फॉर दिस ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन मेक्स यू वेरी स्ट्रांग यू आर रियली ब्रेव मदर मोर पावर टू यू तो शी थैंक इज यू, बहुत सपोर्टिंग यू शुक्रिया। इन दिस हाँ बिल्कुल अब मैं दो जज़ाकल्लाह। अपने टिपिकल क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है प्रॉब्ली क्या पता हमें आपको दोबारा तकलीफ देनी पड़े इन कमिंग मंथ्स इस साल में कि आप दोबारा क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे ऑन माय लिस्ट जो मुझे लगता है कि ये भी बड़े अवेयरनेस पे करते लेकिन इट्स अ ह्यूज ब्रॉड टॉपिक जिस पे बड़ा टाइम चाहिए मुझे ये बताएं कि चूंकि हमारा एम्पावरिंग वुमेन रिस्पेक्टिंग मेन है ऐसे कौन से मेन आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया है थ्रू आउट योर लाइफ लाइक शुरू से आखिर तक फिर सो हम उन मेन को एक्नॉलेज करना चाहते हैं जो किसी भी वुमेन के लिए बड़े सपोर्टिव रहते हैं आई थिंक सबसे पहले तो मेरे फादर, अच्छा उनका तो बहुत बड़ा रोल है। जब मैं कोई चीज़ अचीव करती हूँ, जो कोई चीज़ हासिल करती हूँ, तो मैं कहती हूँ दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ माय फादर। अच्छा नई अच्छा गाड़ी भी लेती हूँ तो कहते हैं ये मेरी अब्बू की वजह अब से की वजह से तालीम दी मुझे तो। तो आई नेवर फॉरगेट हिम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑलवेज़ प्रे फॉर हिम। हम्म, ये कि अल्लाह ताला हमें उनका सदका जारिया बना के रखे। आमीन एंड आमीन देन माय हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। चाहे मेरा करियर था या चाहे बच्चे हैं या हम्म बेटे का देखभाल, लुक आफ्टर एवरीथिंग इन द हाउसहोल्ड एज़ वेल। ही सपोर्ट्स मी, ही इज़ माय रॉक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो इस रिलेशनशिप में ज्यादा आपका मोरल डाउन हुआ है उनका हुआ है वो सपोर्ट या आप सपोर्ट कैसे आप लोगों ने मैनेज कैसे किया बच्चे के साथ इट वाज यकीनन टीम वर्क तो होगा ये बट कि हाँ, बिल्कुल टीम वर्क था, बिल्कुल। इस वक़्त मेरे हम्म हस्बैंड जो हैं, आई वुड से, जैसा मेरी 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियों को कि ज़्यादा उनकी एजुकेशन, उनकी सब चीज़ें, उसको मैं देखती हूँ, लेकिन अच्छा और बेटे को बहुत सी सिचुएशन मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं, अच्छा और मिल के कर रहे होते हैं। मिलके कर रहे कुछ होते हैं कुछ ऐसी ड्यूटीज और टास्क डिवाइड हो गए हैं आपस में, ऐसे कि सबकॉन्शियसली हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि तुम ये करो, मेरा ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, कि लेकिन ये कि कुछ टास्क ऐसे डिवाइड हो गए हैं कि वो बेटे की जैसा नीड्स हैं, इवन उसके कपड़े कौन से खरीदने हैं, वो उनको पता होता है कि ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहेगा, ठीक है तो कौन से लेने हैं, और ये कि बस इस तरह है। कर लेते हैं वो ठीक है क्योंकि दोनों आप लोगों के मिलके करते करियर हैं। दोनों के बहुत मुश्किल करियर्स भी है ना क्योंकि एज अ डॉक्टर यूके में बड़ा सख्त स्केड्यूल है तो उसके साथ बहुत। मैनेज करना बड़ा हम्म। मुश्किल है माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा बिल्कुल। अच्छा मैनेज किया अब आप मुझे बताएं व्हाट आर योर टेक अवेज फ्रॉम योर लाइफ इंक्लूडिंग दिस ऑटिज्म एंड एक्सक्लूडिंग इट जनरली एज अ वुमन एज अ डॉक्टर एज अ डॉटर आपके क्या टेक अवेज आप क्या समझती लाइफ क्या है और उसका एक जनरल टेक अवे 3-4 टेक अवेज आपके क्या होंगे लाइफ के बारे में इस क्वेश्चन का जवाब मैं सोचना पड़ेगा। टेक अवेज़ मुझे लगता है कि आई बिलीव इन, देयर इज़ वन थिंग आई बिलीव इन, वो ये कि इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क जो है ना, ये दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ रेसिपी फॉर सक्सेस। इंटेलिजेंस इज़ द गिफ्ट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला देते हैं, किसी को थोड़ी देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। किसी को एक चीज़ में दे देते हैं, किसी को दूसरी में दे देते हैं। इंटेलिजेंस इज़ गॉड्स गिफ्ट फॉर अस, और जो हार्ड वर्क है वो हमारा है उस ठीक है पे। तो अगर आप इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क दोनों को इकट्ठा करोगे तो लाइफ में
इंशाल्लाह आप सक्सीड करोगे। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ। अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंट माइंड्स दिए हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क भी ज़रूर करो ताकि आप जो भी है आप उसको अचीव करो। और दूसरा ये कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सेट गोल्स इन लाइफ, आपने अचीव क्या करना है एंड देन वर्क टुवर्ड्स दोज़ गोल्स। हुँ, यू कांट जस्ट रैंडमली वेक अप इन द मॉर्निंग, दिन हाँ, गुज़ारा और शाम को। और किसी चीज़ में ये कहूँगी कि हर चीज़ लाइफ में मिल जाएगी, लेकिन ये है कि अल्लाह के रास्ते को हम लोग ना हुँ, भूलें, क्योंकि हमें हमारी जर्नी का एंड जो है वो वहीं पे है। हुँ, तो ये है कि हमें अपनी हमारे रिलीजन से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी हम छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लोग नमाज़ भूल जाते हैं। अपनी नमाज़ को, अपनी कुरान को, अपने रोज़े को, अपनी सदका खैरात को अब बहुत ज़्यादा याद रखो, क्योंकि अल्टीमेट एंड गोल मुसलमान का वही है। तो आई थिंक, क्योंकि दुनिया इतनी ऐसी चीज़ें ना कंज़्यूम करती है, आपको अपने अंदर ले लेती है, अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, और जितना ज़्यादा आपके पास आता है, उतना ज़्यादा दुनिया बहुत अट्रैक्टिव हुँ, चीज़ है। तो इस चीज़ से अपने एंड गोल को ना भूलो कि एंड में हमने अल्लाह के पास जब जाना है, तो एटलीस्ट हम अल्लाह को कह सकेंगे हमने कोशिश तो की थी अल्लाह ताला। हुँ। तो दैट इज़ माय मैसेज। ठीक है। वैसे तो मैं इनसे जो भी मेरे आते हैं लाइव सेशन उनसे कहती हूँ कि अपना कोई ईमेल, कुछ चीज़ करें। मैं आपसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहती क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है। मैं जितने व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं और जो देखेंगे भी, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन्स दे कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट। मैं वो सारे पेस्ट करके एक दिन आपको सारे भेजूँगी। आप बेशक वॉइस नोट कर लें, जो भी आपको ईज़ी लगे आप उस मोड में मुझे कहें। सो आई विल ट्रांसलेट इट ओवर देयर और मैं उनको आंसर करती जाऊँगी साथ-साथ, ताकि आप पे बर्डन भी ना आए और आपको डायरेक्टली डिस्टर्बेंस है क्योंकि आपकी बहुत ही नहीं, ज़्यादा नहीं, कोई बात मुश्किल नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उसमें टाइम निकालूँगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, कर लेंगी क्योंकि इंशाल्लाह। फ़ेसबुक ही बेस्ट है क्योंकि आप उस पे हैं तो चलो मैसेंजर पे कोई मैसेज करे क्योंकि कुछ लोग डिनायल के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर सोसाइटी को समझते हैं कि सोसाइटी को ना पता चले। तो वो छुपे रहते हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं कि उनके पास भी एक ऐसा मैं तो कहूँगी हीरा है जो उनके पास है। तो उसमें अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपको आराम से एनोनिमसली भी यहाँ पे मेरे पास एनोनिमस का ऑप्शन है, दे कैन कमेंट एनोनिमसली एज़ वेल लेकिन वो आपको नो अलग से प्रॉब्लम। भी कर सकते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने जेनरसली कहा कि हाँ, मैं टाइम निकालूँगी क्योंकि आपके इस सेशन इंशाल्लाह। से बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी क्लैरिटी पे भी, जो लोग सुन रहे हैं उनकी क्लैरिटी पे भी और बहुत क्वेश्चन्स हैं इसके बारे में अभी भी जिनको हमें कवर करेंगे फ्यूचर में या और कोई अगर कोई आपको लगा कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा ग्रुप, आपको लगा कोई रिकमेंडेशन हुई, जो कि घर में बैठ के माई यूट्यूब या कुछ देखें और वो समझ सकें, हेल्प हो सके, तो डू शेयर इट इसी जगह शेयर कर सकती हैं, मुझे भेज सकती हैं, इफ यू कम अक्रॉस एनीथिंग, कोई सब्सक्रिप्शन लगी आपको या कुछ भी। तो अगर आप एंड पे सही। कुछ और कहना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इट। आई थिंक बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी, और मैं जो है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। मैंने बहुत से नेम्स, हमने समीना को भी देखा, एंड फरहाना अच्छा। टीचर जो हैं उनको देखा, और मैंने बाकियों के मैं नेम्स देख नहीं सक रही, मिस लेकिन वुड लव पाकीज़ा टू, लेकिन हमारी होती थी, उन्होंने भी कहा, गुड टू सी पाकीज़ा, यू। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, मिस हाँ, पाकीज़ा बिल्कुल। वाज़ अ टीचर हाँ टू जी, अस या बिल्कुल, मुझे पाकीज़ा याद है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का लिसनिंग का, और ये कि आई होप कि कुछ बेनिफिट सबको हुआ होगा। ज़रूर मैडम, गलतियाँ माफ़। the pleasure is all ours actually speaking. We really thank you from the bottom of our hearts. Thank you so बहुत much. शुक्रिया। See you soon inshallah again. Take टेक care. केयर। Khuda अस्सलाम Hafiz. वालेकुम, Walaikum अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम assalam. वालेकुम।